अध्याय 2311 आप अपने क्लोन कौशल के साथ मजा कर रहे हैं। 1 चिलचिलाती गर्मी। जैसे ही वांग टेंग की आध्यात्मिक शक्ति गुफा में घुसी, ऐसा लगा कि वह आग की लपटों में घिर गई है। अचानक उसके मन में एक जलन सी दौड़ गई। हालांकि वांग टेंग ने केवल अपनी भौहें सिकुड़ी और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को गुफा में और अधिक गहराई तक जाने दिया तथा उसे वापस लेने का कोई इरादा नहीं दिखाया। उसके लिए यह हल्की जलन कोई खास बात नहीं थी। इसके अलावा उसने तुरंत अपने आत्मिक शरीर को ढकने के लिए अपने नीडर फ्रॉस्ट का उपयोग किया, जिससे झुलसने वाली अनुभूति उस तक पहुंचने में असमर्थ हो गई। उसे सींग रहित बर्फ ड्रैगन मोती का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। अप्रत्याशित रूप से ये गुफा इतनी तीव्र गर्मी वाली है, वांग टेंग ने आश्चर्य व्यक्त किया। ऐसा लग रहा था कि पंचतत्व पर्वत वास्तव में असाधारण था। कुछ क्षण बाद उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति वापस ले ली और भौहें सिकोड़ लीं। नहीं, उनकी आध्यात्मिक धारणा के तहत ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स युवक बिना कोई निशान छोड़े अस्पष्ट रूप से गायब हो गया था। इस घटना ने वांग टेंग को पूरी तरह से अचंभित कर दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कीशान शाही कबीले के पास कुछ तरकीबें छिपी हैं, वांग टेंग ने सोचा। उसने झिझकना बंद कर दिया और सीधे गुफा में प्रवेश किया। चूंकि वह ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स के युवाओं को बाहर नहीं ढूंढ पाया, इसलिए इंतजार करना बेकार था। गुफा में प्रवेश करना बेहतर विकल्प था। उसे विश्वास था कि अंततः वे अनिवार्य रूप से एक दूसरे से मिलेंगे। हेईशान शाही कबीले ने बहुत कुछ किया था, निस्संदेह केवल 5 दफन पैतृक भूमि के भीतर सामान्य अवसरों के लिए ही नहीं। शुरू में उनके इरादों से अनजान वांग टेंग को वह स्क्रॉल प्राप्त करने के बाद संकेत समझ में आ गया। उसके मन में अटकलें बढ़ती जा रही थीं। यह अटकलें कुछ हद तक आश्चर्यजनक थीं। वांग टेंग ने अभी इसकी पुष्टि करने की हिम्मत नहीं की और अंतिम रहस्योद्घाटन तक इंतजार करना चुना। गुफा में प्रवेश करने पर वांग टेंग के शरीर ने भी तीव्र गर्मी का अनुभव किया, एक ऐसी अनुभूति जो सभी दिशाओं से निकल रही थी, उसके पूरे अस्तित्व को इस प्रकार से घेर रही थी मानो वह किसी भट्टी में डूबा हुआ हो। जैसे जैसे वह गहराई में उतरता गया, इस जलन की तीव्रता बढ़ती गई, न केवल उसके भौतिक शरीर को जलाती हुई बल्कि उसकी आत्मा को भी जलाती हुई। एक साधारण ब्रह्मांड मंच योद्धा को संभवतः तुरंत असहज महसूस होगा। गहरी सांस लेते हुए उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका शरीर भीतर से आग पकड़ने वाला है। वांग टेंग नेदर फ्रॉस्ट की बर्फीली शक्ति पर भरोसा करते हुए अप्रभावित रहा। वह तेजी से गुफा से होकर आगे बढ़ता रहा, लगातार गहराई में आगे बढ़ता रहा। गर्जन। अचानक एक दहाड़ गूंजी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आगे एक कोना दिखाई दिया और एक विशालकाय मूल जानवर आग की लपटों में घिरा हुआ दूसरे रास्ते से बाहर आया। उसने अपने विशाल जबड़े खोले और वांग टेंग की ओर काटने लगा। वांग टेंग अचानक रुक गया, उसका चेहरा शांत था। उसने विशालकाय ज्वालामूलक जानवर की ओर एक मुक्का मारा। आसपास कोई न होने के कारण उसे अब कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं थी। एक बर्फीली शक्ति तुरंत फूट पड़ी। बर्फ विस्फोट। इस तकनीक को किसी भी हथियार से इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन वांग टेंग ने अपनी मुट्ठी का इस्तेमाल करने का फैसला किया। इससे तकनीक के असर पर कोई असर नहीं पड़ा। धमाका। एक विस्फोट की गूंज हुई। नेदर फ्रॉस्ट की शक्ति से युक्त इस हमले ने एक अत्यंत ठंडी शक्ति को मुक्त कर दिया, जो चारों ओर फैल गई। मूल जानवर के शरीर पर लगी लपटें तुरंत जम गईं और उसका विशाल आकार मध्य हवा में जम गया और आगे बढ़ने में असमर्थ हो गया। इसके बाद जोरदार प्रहार हुआ और एक धमाके के साथ जमे हुए मूल जानवर अनगिनत बर्फ के टुकड़ों में फट गया। वांग टेंग ने एक हाथ आगे बढ़ाया और एक चमकता हुआ लाल गोला पकड़ा। जांच करने पर पता चला कि यह ब्रह्मांड चरण का मूल जानवर का कोर था। उसने इसे सीधे भक्षण करने वाले स्थान में फेंक दिया। 5 प्रमुख परिवारों के मार्शल योद्धाओं का यहां तक पीछा करते हुए उन्होंने पहले से ही कई मूल पशु कोर प्राप्त कर लिए थे और अब उन्हें ऐसी खोजों से आश्चर्य नहीं होता था। ऐसा लगता है कि 5 तत्वों के पहाड़ के भीतर बहुत से मूल जानवर हैं। वांग टेंग की नज़र थोड़ी झपक गई और उसने आगे का चिंतन बंद कर दिया। उसने आसपास के वातावरण को देखा और अपनी प्रगति की दिशा को समझने की कोशिश की। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस गुफा के भीतर सभी दिशाओं में मार्ग फैले हुए थे। बस आगे की गुफा में दर्जनों कांटे थे। अगर यह जारी रहा तो कौन जानता है कि और कितनी गुफाएं अलग अलग हो जाएंगी। अंदर जाने वाले आम लोग जल्दी ही खुद को खो देंगे और बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए संघर्ष करेंगे। उस स्क्रॉल में प्रासंगिक अभिलेखों के अनुसार गुफा की केंद्रीय स्थिति का पता लगाने के लिए किसी को उन मूल जानवरों के कोर पर निर्भर रहना चाहिए। एक बार मूल जानवर कोर दिखाई देने पर यह स्वायत्त रूप से केंद्रीय स्थिति के सबसे नज़दीकी गुफा की ओर बढ़ जाएगा। वांग टेंग की आंखें चमक उठी क्योंकि उसने पहले से मूल जानवर कोर को बाहर निकाला था। चिंतन के एक पल के बाद उसने इसे छोड़ दिया। मूल जानवर का कोर तुरंत अपने आप ऊपर तैरकर आया और आगे की ओर उड़ गया। वांग टेंग ने मूल जानवर के मूल को गौर से देखा। वह जो कुछ उसने हासिल किया था उसे हाथ से जाने नहीं दे सकता था। ये तरीका सीधा लग सकता है, लेकिन हर कोई इसके बारे में नहीं सोचेगा।
प्रवेश द्वार इतना विशाल और गुफा इतनी गहरी होने के कारण कौन जानता था कि मूल जानवर का केंद्र गुफा के सबसे गहरे हिस्से की ओर बह जाएगा। मूल जानवर का कोर कई दर्जन गुफाओं के सामने कुछ पल के लिए मंडराता रहा, फिर आखिरकार एक गुफा में तैर गया। वान तेंग ने भी तुरंत उसका अनुसरण किया। मूल जानवर कोर आगे की ओर बहता रहा। वान तेंग को धीरे धीरे एक समस्या का एहसास हुआ, कोर खत्म हो रहा था। उसने चारों ओर लाल दीवारों को देखा और भौहें सिकोड़ लीं। क्या ये गुफा मूल जानवरों के कोर को सोख सकती है? बाहर, भले ही मूल जीव के कोर लंबे समय तक खुले में रहें, वे आवश्यक रूप से नष्ट नहीं होंगे। अगर यह इसी तरह जारी रहा तो इस अग्नि तत्व पर्वत के मूल को खोजने के लिए कुछ मूल जानवरों के मूल को खाने की आवश्यकता हो सकती है, वान तेंग ने खुद से कहा। हालांकि उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जरूरत पड़ने पर वह और शिकार करता। इस जगह पर मूल जानवरों के कोर की बहुतायत थी। वान तेंग ने मूल जानवर के कोर का पीछा किया क्योंकि वह गुफा के भीतर मुड़ता और घूमता था। जब ये केवल मोमबत्ती की लौ के आकार का था तो सामने से अचानक एक हल्की दहाड़ निकली। गर्जन, गर्जन, चीख, अल्पविराम। गुफा के भीतर मूल जानवरों की गहरी दहाड़ की गूंज गूंज रही थी। ये सिर्फ एक या दो नहीं, बल्कि बहुत सारे मूल जानवर एक साथ इकट्ठे हुए थे। आप अपने क्लोन कौशल के साथ मजा कर रहे हैं। 2. गुफा की ऊंचाई दर्जनों किलोमीटर तक फैली हुई थी और चौड़ाई 3 से 4 दर्जन किलोमीटर तक हो सकती थी, एक चौंका देने वाला विस्तार। ऐसे वातावरण में मूल जानवरों के एक समूह की उपस्थिति ने वान तेंग को बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं किया। हालांकि उसे लगा कि मूल जानवर कोर उसे एक जाल में ले जा रहा था। इसने उसे कुछ ही समय में मूल जानवरों की एक सभा में पहुंचा दिया था, और यदि यह उसका मार्गदर्शन करना जारी रखता तो ऐसा लगता था कि वह और भी बड़े जाल में फंस जाएगा। उसे ये भी संदेह था कि जिस पूर्वज ने ये पुस्तक छोड़ी थी उसका उद्देश्य उसे हानि पहुंचाना था। फिर भी हालात ने वान तेंग को पीछे हटने की इजाज़त नहीं दी। वह सावधानी से आगे बढ़ा और आगे की लाल रोशनी और भी तेज होती गई। अंतरिक्ष अचानक उसके सामने फैल गया। वान तेंग ने मूल जानवरों के समूह को देखा और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वे कितने सारे थे! यह एक गुफा थी जो एक विशाल भूमिगत गुफा जैसी दिखती थी, जिसमें लाल रंग के स्तंभ पत्थर के जंगल की तरह उभरे हुए थे। गुफा के किनारे पर खड़े होकर वान तेंग नीचे मूल जानवरों के एकत्र होने का स्थान देख सकता था। यहाँ मूल जानवर एक ही प्रकार के नहीं थे, वे विभिन्न रूपों में पाए जाते थे। यहाँ बाघ और शेर जैसे स्थलीय शिकारी जानवर थे, साथ ही पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां भी थीं, जो बेतरतीब ढंग से एक साथ मिलकर बनी हुई दिखाई देती थीं। उनके आकार में बहुत अंतर था, दसियों मीटर से लेकर सैकड़ों या हजार मीटर से भी ज्यादा। कुछ तो बहुत छोटे थे, बस कुछ मीटर या एक दर्जन मीटर। अंतर बहुत ज्यादा था। हालांकि मूल जानवरों की ताकत का निर्धारण आकार से नहीं किया गया था। कुछ जो केवल एक दर्जन मीटर की दूरी पर थे, वे सैकड़ों मीटर तक फैले विशाल जानवरों की तुलना में कहीं अधिक भयानक आभा उत्सर्जित करते थे। ये दृश्य देखकर वान तेंग चिंतन में डूब गया। इस तरह से आगे बढ़ना कुछ खतरनाक लग रहा था। ऐसा नहीं था कि वह डर रहा था, लेकिन उसे लगा कि लापरवाही से आगे बढ़ना थोड़ा मूर्खतापूर्ण लग रहा था। बेशक इतने सारे मूल जानवरों के साथ वह आसानी से हार नहीं मान सकता था। अगर वह उन सभी को मार देता तो उसे कई मूल जानवर कोर मिल सकते थे। उन्हें बर्बाद करना शर्म की बात होगी। इसके अलावा पहाड़ के केंद्र तक पहुंचने के लिए उसे संभवतः मूल जानवर कोर की एक महत्वपूर्ण संख्या खर्च करने की आवश्यकता होगी। वान तेंग ने अपनी थोड़ी को सहलाया, एक पल के लिए सोचा। अचानक उसकी आंखें चमक उठीं और उसे एक विचार सूझा। समझ गया। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन क्लोन तकनीक। उसके शरीर से अग्निशक्ति के धागे निकले जिन्होंने मूल जानवर के मूल भाग को घेर लिया तथा धीरे धीरे उसे एक ज्वलंत मूल जानवर में परिवर्तित कर दिया। हाँ, ये काम करता है। वान तेंग खुद को खिलखिलाकर हंसने से नहीं रोक सका। ये क्लोन तकनीक का उपयोग करके मूल जानवर को प्रकट करने का उनका पहला प्रयास था, और आश्चर्य की बात है कि यह प्रयास बिना किसी प्रयास के सफल हो गया। चाहे वह मानव क्लोन हो या मूल जानवर क्लोन, मूल रूप से इसमें कोई खास अंतर नहीं था। ये सिर्फ बाहरी रूप का मामला था। हालांकि इस बार मूल जानवर क्लोन बनाते समय उन्होंने इसके सार में एक मूल जानवर कोर डाला। इस तरह उनका मूल जानवर क्लोन एक नियमित मूल जानवर से लगभग अप्रभेद्य था। यहाँ तक कि अगर वह इस मूल जानवर क्लोन को मूल जानवर मंडली के बीच में फेंक देता तो भी शायद इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। ये काफ़ी असाधारण लगता है। वान तेंग ने मूल जानवर को नियंत्रित किया कि वह अपना पैर उठाए और अपने सिर को चंचलता से हिलाए। उसे यह अनुभव काफ़ी अनोखा लगा। पहली बार उसने अपने क्लोन को एक जानवर के रूप में बदल दिया। यहाँ तक कि उसके डेवोर निहिलिटी बीस्ट क्लोन के साथ भी ये ज़्यादातर एक मानव जैसा दिखता था, शायद ही कभी जानवर के रूप में प्रकट होता था। जाओ। एक पल के मनोरंजन के बाद वान तेंग ने हंसकर अपना सिर हिलाया। चीखें। मूल जानवर क्लोन ने एक विचित्र चीख निकाली और नीचे छलांग लगाई और नीचे मूल जानवरों के समूह पर हमला कर दिया।
वान टेंग ने तुरंत अपना सिर बाहर निकाल कर देखा। धमाका। जब मूल जानवर क्लोन नीचे उतरा तो एक जोरदार दहाड़ गूंजी जिसने एक असहाय मूल जानवर को टुकड़ों में तोड़ दिया। उसका सार आदिम ऊर्जा में विलीन हो गया। उजागर मूल जानवर कोर को मूल जानवर क्लोन द्वारा तेजी से निगल लिया गया। यद्यपि आसपास के मूल जानवर कुछ क्षण के लिए रुक गए क्योंकि वे अंतर प्रजाति झड़प देख रहे थे, लेकिन उन्होंने जल्द ही इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। मूल जानवर के क्लोन की आंखों में एक तेज चमक चमकी जब वह निकटतम मूल जानवर की ओर झपटा। एक तेज पंजे से उसने उस मूल जानवर के मूल को नोच डाला। आसपास के कुछ मूल जानवर इस तमाशे को बर्दाश्त करने में असमर्थ थे। उन्होंने छोटे जीव की हरकतों को उकसावे के रूप में समझा और उन पर हमला कर दिया। हालांकि मूल जानवर क्लोन का सामना करने में ये ब्रह्मांड चरण मूल जानवर पूरी तरह से अपर्याप्त थे और तुरंत कुचल दिए गए। गर्जन, चीख, पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन, अल्पविराम। अधिक से अधिक मूल जानवर उकसाए गए जो मूल जानवर क्लोन की ओर बढ़ रहे थे। फिर भी करीब से देखने पर पता चलता है कि मूल जानवरों का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही वास्तव में क्रोधित था, जबकि अन्य उदासीन बने रहे। इसलिए मूल जानवर क्लोन के साथ इन मूल जानवरों का शिकार करना आश्चर्यजनक रूप से सरल लग रहा था। यदि वान टेंग का मुख्य दल सीधे ही मूल जानवरों का शिकार करने के लिए उतरा होता तो वह बहुत पहले ही प्रत्येक मूल जानवर के व्यापक हमले में फंस चुका होता। आपने जो तरीका चुना है वह काफ़ी। राउंड बॉल पास में प्रकट हुआ और प्रभावित होकर कई आहें भरते हुए नीचे देखने लगा। क्या ये बढ़िया नहीं है? वान टेंग ने हंसते हुए कहा। लेकिन ऐसा लगता है कि एक ही मूल जानवर का क्लोन थोड़ा धीमा है। मैं सहायता के लिए कुछ और क्लोन तैयार करूंगा। फिर भी मूल जानवरों को मारने से बल गुण प्राप्त होंगे, इसलिए वान टेंग को अपने स्वयं के बल को कम करने की चिंता नहीं थी। उन्होंने तुरंत 4 अतिरिक्त मूल जानवर क्लोन प्रकट किए जो धातु, लकड़ी, पानी और पृथ्वी के तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नीचे अग्नि तत्व मूल जानवर के साथ मिलकर उन्होंने 5 तत्वों के मूल जानवर का एक पूरा सेट बनाया। ये मूल जानवर जमीन तक ही सीमित नहीं थे, कुछ तो आसमान में भी उड़ सकते थे। उनमें से एक ऐसा था जो लिटिल वाइट के समान हो गया, एक सुनहरा कौवा। हालांकि यह एक धातु तत्व मूल जानवर था, जबकि लिटिल वाइट एक अग्नि तत्व सितारा जानवर था। जाओ, वान टेंग ने अपना हाथ हिलाया और चारों क्लोनों को छोड़ दिया। आप अपनी क्लोन तकनीक का भरपूर आनंद ले रहे हैं, राउंड बॉल ने अजीब भाव से कहा। खांसी, इन विवरणों पर ध्यान मत दो। क्लोन तकनीक के साथ इस स्तर तक पहुंचना भी एक तरह की उपलब्धि है। वान टेंग ने अजीब तरह से खांसी। हे, आत्म प्रशंसा। राउंड बॉल ने अपनी आंखें घुमाई और टिप्पणी को खारिज कर दिया। वान टेंग ने इसे अनदेखा करते हुए अपनी आंखें पीछे घुमा लीं और नीचे चल रही लड़ाई का अवलोकन करना जारी रखा। 4 मूल पशु क्लोन एक साथ प्रकट हुए जिससे आसपास के अग्नि तत्व मूल पशु अचंभित हो गए। ये चारों स्पष्ट रूप से अलग नजर आए। चीख, गर्जन, पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन, अग्नि तत्व मूल जानवर उग्र रूप से दहाड़ने लगे और वान टेंग के 4 मूल जानवर क्लोनों पर शत्रुतापूर्ण निगाहें जमाते हुए अपने पैरों पर खड़े हो गए। उनके सरल मन में केवल एक ही विचार था, यदि वे एक ही प्रकार के नहीं हैं तो उन्हें मार डालो। एक पल में सभी मूल जानवर वान टेंग के 4 क्लोनों पर टूट पड़े। धिक्कार है, वे बहुत आक्रामक हैं। वान टेंग ये दृश्य देखकर चौंक गया और खुद को गाली देने से रोक नहीं सका। मजाक नहीं कर रहा हूँ। आपके 4 मूल जानवर क्लोन एक ही तरह के नहीं हैं। वे इसे कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? राउंड बॉल ने टिप्पणी की। मेरी गलती। वान टेंग ने अपना सिर हिलाया। उसने शुरू में माना था कि जब तक वे मूल जानवर हैं वे अग्नि तत्व मूल जानवरों से आक्रामकता को ट्रिगर नहीं करेंगे। अब ऐसा लग रहा था कि वह बहुत भोला था। यदि वे एक ही प्रजाति के नहीं होते तो वे मित्र कैसे बन सकते थे? उस स्थिति में अब लड़ने का समय आ गया है। वान टेंग की आंखें क्रूर हो गईं। उसने 5 मूल जानवर क्लोनों को नियंत्रित करके उन्मत्त नरसंहार में शामिल कर लिया। मल्टीटास्किंग में सक्षम किसी व्यक्ति के लिए 5 मूल जानवर क्लोनों को नियंत्रित करना एक आसान काम था। बूम बूम बूम, नीचे भयंकर युद्ध छिड़ गया जिससे अराजकता फैल गई और पूरी गुफा लगातार कांपने लगी। वान टेंग ने गुफा की छत पर नजर डाली। उसे उम्मीद थी कि वह अचानक गिर जाएगी। हालांकि वह बहुत ज्यादा सोच रहा था। 5 तत्वों का पहाड़ बेहद मजबूत सामग्री से बना था और अगर स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धा का हमला भी उस पर पड़ता तो वह सिर्फ एक हल्का निशान ही छोड़ता। 1 घंटे से ज्यादा समय के बाद वान टेंग ने नीचे के मूल जानवरों को पूरी तरह से खत्म कर दिया। वह नीचे कूद गया और विशेषता बुलबुले और मूल जानवर कोर दोनों को इकट्ठा किया। अलविदा। वान टेंग ने विदाई ली और अपने 5 मूल पशु क्लोनों के साथ उस क्षेत्र को छोड़ दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया वान टेंग ने पैटर्न को समझ लिया, इसलिए उसकी प्रगति की गति काफ़ी बढ़ गई। सिर्फ 5 घंटों में उसे लगा कि उसने काफ़ी दूरी तय कर ली है। इस गति से वह 3 दिन से भी कम समय में अग्नि तत्व पर्वत के केंद्र तक पहुंच सकता है।
एक निश्चित क्षण में वांग टेंग की आंखों में अचानक आश्चर्य की झलक दिखाई दी। उसके क्लोन का अप्रत्याशित रूप से गुइज़ांग यान और अन्य लोगों से सामना हुआ। जानवर क्लोन नहीं, बल्कि उसका मानव क्लोन। चूंकि यह स्थान उसके वर्तमान स्थान से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए वांग टेंग ने एक क्षण सोचा और वहां जाकर देखने का निर्णय लिया। दूसरी तरफ वांग टेंग के क्लोन का सामना गुइज़ांग यान और गुफा में मौजूद समूह से हुआ। दोनों पक्ष एक दूसरे को घूर रहे थे, जिससे एक अजीब माहौल बन गया। काउंसलर वांग टेंग, यहाँ मिलना कैसा संयोग है। गुइज़ांग यान ने वांग टेंग के क्लोन को देखा, उसके होठों पर धीरे धीरे एक धूर्त मुस्कान उभर रही थी। गुइज़ांग यान का मानसिक टूटना। गुइज़ांग यान इस समय काफी खुश था। वह लंबे समय से वांग टेंग के खिलाफ कार्रवाई करना चाहता था। हालांकि पहले से ही उसके आसपास दूसरे लोग थे जो हमेशा उसे बड़ी तस्वीर पर विचार करने के लिए मजबूर करते थे और हर मोड़ पर उसे रोकते थे। लेकिन अब कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। उसके सामने केवल एक व्यक्ति था, पार्षद। जब तक वह दूसरे पक्ष को हरा देता है, वह देखेगा कि क्या इस पार्षद में अभी भी 5 दफन सितारों के युवा मार्शल योद्धाओं का प्रभार लेने का साहस है। उनकी नज़र में ये तथाकथित पार्षद एक मजाक के अलावा कुछ नहीं थे। अकादमी मध्यस्थता संघ द्वारा भेजे गए प्रत्येक पार्षद को 5 ब्यूरियल स्टॉर्स की युवा प्रतिभाओं ने वापस भेज दिया था। अब प्रतिद्वंद्वी को हराने की बारी उसकी थी। प्रसिद्धि पाने का यह अवसर बहुत अच्छा था और वह दूसरों को इसका लाभ उठाने की अनुमति नहीं देगा। इस पूरी यात्रा में उसे हर मोड़ पर दबाया गया था। इसके अलावा वह जहां भी गया, हान झू ने उसे पीछे छोड़ दिया। यहाँ तक कि ये जांग शिननुओ और अन्य लोगों ने भी उसे गंभीरता से नहीं लिया। वह लंबे समय से हताशा से भरा हुआ था और अब उसे बाहर निकालने के लिए तैयार था। तो तुम गुइज़ांग यान परिवार के जीनियस हो। वांग टेंग के क्लोन ने गुइज़ांग यान को एक चंचल मुस्कान के साथ देखा। ये बहुत ही भाग्यशाली है कि हम इतनी जल्दी मिल गए। तुम्हारी शक्ल देखकर लगता है कि तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। वास्तव में वर्तमान से बेहतर कोई समय नहीं है। चूंकि हम मिल चुके हैं, तो चलो एक लड़ाई करते हैं। गुइज़ांग यान ने कहा, यदि आप मुझे हरा नहीं सकते तो आज्ञाकारी रूप से पंचतत्व पर्वत छोड़ दें। मेरे गुइज़ांग परिवार के अवसर ऐसी चीज नहीं है जिन्हें आप छीन सकें। वांग टेंग के क्लोन के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। इस आदमी को इतना आत्मविश्वास कहाँ से मिला? क्या उसे लगता था कि वह उसे हरा सकता है? ओह हाँ, गुइज़ांग यान को नहीं पता था कि वह हान झू था। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्यों, क्या तुम लड़ने से डरते हो? गुइज़ांग यान ने व्यंग्य किया। क्या यह अकादमी मध्यस्थता संघ के एक पार्षद का साहस है? अगर तुम लड़ना चाहते हो तो मैं भी साथ खेलूंगा। वांग टेंग के क्लोन की आंखों में चमक आ गई। वह हल्के से मुस्कुराया, अगर तुम बाद में हार गए तो रोना मत, ठीक है? मजाक? रोना? मैं क्यों रोऊंगा? गुइज़ांग यान के चेहरे पर उदासी छा गई, उसकी निगाहें ठंडी हो गईं और वह वांग टेंग के क्लोन को घूरने लगा। क्या यह आदमी अपने आप को 3 साल का बच्चा समझता था? ये दावा करना कि वह रोएगा, सरासर अपमान था। बहुत हो गई बकवास, मुझे अकादमी मध्यस्थता संघ के एक पार्षद की ताकत देखने दो। गुइज़ांग यान चिल्लाया। जैसे ही ये शब्द निकले, गुइज़ांग यान पहले ही वांग टेंग की ओर बढ़ चुका था। उसके द्वारा आसपास की अग्नि तत्व शक्तियां उत्तेजित हो गईं, जिससे एक प्रचंड हवा पैदा हुई जो पीछे की ओर बह गई। गुफा के भीतर ऊर्जा के विस्फोट की ध्वनि जोर से गूंज रही थी, जैसे कि किसी बलतोप की गड़गड़ाहट। वांग टेंग अपने हाथों को पीठ के पीछे करके खड़ा था, उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। वह अपने चेहरे पर कोई परिवर्तन किए बिना अपने निकट आते प्रतिद्वंद्वी को देख रहा था। सच कहें तो उनकी नज़र में गुइज़ांग परिवार की प्रतिभा काफ़ी ताकत होने के बावजूद अभी भी उनकी तुलना नहीं कर सकती थी, और उनके बीच का अंतर काफ़ी बड़ा था। गुइज़ांग यान वांग टेंग के शांत व्यवहार को देखकर और भी क्रोधित हो गया। किसी कारण से उसे इस पार्षद में हान झू की छाया का आभास हुआ, जिससे वह उस आदमी से और भी अधिक नफरत करने लगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। दोनों ही समान रूप से घृणित थे। मरना? गुइज़ांग यान ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। उसके हाथ में युद्ध का ब्लेड एक भयंकर शक्तिशाली लाल ब्लेड ऊर्जा को संघनित कर रहा था। उसके क्षेत्र की शक्ति सीधे उसमें विलीन हो गई, वांग टेंग की ओर निर्दयता से वार करते हुए। अग्नि तत्व पर्वत के अंदर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी प्रतिभा को कोई आशीर्वाद मिल गया हो, जिससे उसकी तकनीकों की शक्ति बढ़ गई हो। इस खोज ने उन्हें उत्साहित किया तथा उनका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। ये देखकर गुइज़ांग यान को यकीन हो गया कि वांग टेंग उसका मुकाबला नहीं कर सकता। जब तक वह इस आदमी को हरा देता, वह 5 प्रमुख परिवारों की प्रतिभाओं के बीच गर्व से अपना सिर ऊंचा कर सकता था। उसे यिज़ांग जिननुओ और अन्य लोगों द्वारा नीची नज़र से नहीं देखा जाता। वांग टेंग के क्लोन ने ऊपर से उतरती लाल रंग की ब्लेड ऊर्जा को देखा, उसकी आंखें उल्लेखनीय रूप से शांत थीं। अगले ही पल धमाका, वांग टेंग के शरीर से अचानक हरे रंग की लपटें फूट पड़ीं, फिर तेजी से पीछे हट गईं और उसकी सतह पर अजीब ड्रैगन स्केल्स में संघनित हो गईं।
चिलचिलाती गर्मी ने उसके चारों ओर सब कुछ लपेट लिया। ये वांग टेंग द्वारा अपने क्लोन के लिए छोड़ी गई एक आकस्मिक योजना थी, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि वह अत्यधिक शक्तिशाली प्रतिभाओं से निपट सके। एक दिव्य ज्वाला, अग्नि तत्व मार्शल योद्धा के रूप में गुइजांग यान इसके लिए कोई अजनबी नहीं था। उसकी अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। एड्स बाय पब फ्यूचर। तीव्र गर्मी के कारण उसके जैसे अग्नि तत्व योद्धा को भी ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसका पूरा शरीर जलने वाला है, तथा उसकी त्वचा पर जलन की लहरें उठ रही थीं। यद्यपि वह बहुत समय से जानता था कि वांग टेंग के पास दिव्य ज्वाला है, क्योंकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी गुइजांग परिवार से छिपाई नहीं जा सकती थी, फिर भी इस ज्वाला का प्रत्यक्ष सामना करने से उसके मन में भय की भावना उत्पन्न हो गई। धमाका। इस प्रकार की ज्वाला के सामने उनकी प्रतिभा भी दबकर रह गई। तो क्या हुआ अगर ये दिव्य ज्वाला है? जब मैं तुम्हें हरा दूंगा तो ये दिव्य ज्वाला मेरी हो जाएगी। गुइजांग यान ने ठंडी सांस ली, उसकी आंखों में जोश की झलक दिख रही थी। उसने अपनी युद्ध तलवार से जोर से दबाया। धमाका। लाल रंग की ब्लेड ऊर्जा शून्य को चीरती हुई असंख्य ब्लेड रोशनी सभी दिशाओं में फैल गई, जिससे उसके पीछे के गुइजांग परिवार के मार्शल योद्धाओं को अनैच्छिक रूप से पीछे हटना पड़ा। भाई गुइजांग यान बहुत शक्तिशाली है। गुइजांग जू ने यह दृश्य देखा और वह आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि उसका बड़ा भाई बहुत सुंदर नहीं था, लेकिन उसकी ताकत वाकई कमाल की थी। वह पार्षद निश्चित रूप से उसका मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन क्या वह दिव्य ज्वाला थी? ये दिलचस्प लग रहा था। गुइजांग जू ने वांग टेंग के क्लोन पर हरे रंग की लपटों की उत्सुकता से जांच की। इस समय वांग टेंग के क्लोन ने आखिरकार एक चाल चली। बिना किसी हथियार का इस्तेमाल किए उसने सीधे आने वाली लाल ब्लेड ऊर्जा की ओर एक मुक्का मारा। धमाका। एक हरे रंग की मुट्ठी की छाप घनीभूत हुई, जिसके बाद ब्लेड की रोशनी के साथ एक जोरदार टक्कर हुई। हालांकि यह गुफा छोटी नहीं थी, लेकिन ब्रह्मांड मंच के योद्धाओं के बीच युद्ध के लिए यह अभी भी कुछ हद तक सीमित लग रही थी। उनके टकराव से होने वाली शॉकवेव लगातार आसपास के वातावरण को हिला रही थी। उसने मेरी तलवार को मुट्ठी से रोकने की हिम्मत की, वह मौत चाहता है। गुइजांग यान के चेहरे पर एक उपहासपूर्ण भाव था। हालांकि इससे पहले कि वह आगे कुछ सोच पाता, प्रतिद्वंद्वी की भयानक शक्ति ने उस पर प्रहार किया, जिससे उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। गुइजांग यान का मानसिक टूटना। 2 ब्रेक। वांग टेंग के क्लोन से एक शांत आवाज आई। अगले ही क्षण गुइजांग यान की ब्लेड छाप अप्रत्याशित रूप से एक जोरदार धमाके के साथ फट गई। ये कैसे संभव है? गुइजांग यान का चेहरा अविश्वास से भर गया। मुक्का का जोर उसके शरीर पर पड़ा, जिससे उसके शरीर पर गहरा आघात लगा और मुंह से खून की धार बह निकली। भाई गुइजांग यान! गुइजांग जू और अन्य लोग आश्चर्य से चिल्लाए। टकराना। गुइजांग यान का शरीर उसके पीछे की चट्टान की दीवार से जोर से टकराया। उसका रंग काफी पीला पड़ गया। इतनी कम ताकत के साथ तुम मुझे चुनौती देने के लिए इतने आश्वस्त कैसे हो गए? वांग टेंग ने शांति से आगे बढ़कर पूछा। यद्यपि वह वर्तमान में सिर्फ एक क्लोन था और प्राचीन देवता के शरीर की शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता था, फिर भी वह अपने क्षेत्र और मूल शक्ति को अपने शरीर में समाहित कर सकता था। बस उसका 8वां स्तर का अग्नि क्षेत्र कुछ ऐसा नहीं था जिसका गुइजांग यान विरोध कर सकता था। एमरल्ड ग्लेज्ड फ्लेम द्वारा संचालित 5वें स्तर के ट्रू ड्रैगन बैटल फिजिक छद्म के उपयोग के साथ गुइजांग यान की ताकत और भी कम थी। गुइजांग यान के चेहरे पर शर्मिंदगी और गुस्से का मिश्रण दिखा, मानो वह चाहता हो कि जमीन उसे पूरी तरह निगल जाए। अभी कुछ देर पहले वह आत्मविश्वास से लबरेज था, लेकिन अचानक एक मुक्का लगने से वह गिर गया। ये परिणाम उसके लिए बिल्कुल अप्रत्याशित था। पार्षद वांग टेंग हास्यास्पद रूप से मजबूत थे। गुइजांग परिवार के मार्शल योद्धा पूरी तरह से स्तब्ध थे। गुइजांग जू का मुंह थोड़ा खुला रह गया, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या उसका बड़ा भाई ऐसे ही हार गया? कितना बड़ा नुकसान! उसने अभी तक यही सोचा था कि गुइजांग यान बहुत शक्तिशाली है, लेकिन अब। गुइजांग जू ने अपना सिर हिलाया, गुइजांग यान के लिए दुख की भावना महसूस करते हुए। हार बहुत बड़ी थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। अगर तुम्हारे 5 बड़े परिवारों के सभी प्रतिभाशाली लोग एक साथ आ जाएं, तो तुम मुझसे लड़ सकते हो। लेकिन सिर्फ तुम्हारे साथ ये देखने लायक भी नहीं है। वांग टेंग के क्लोन ने अपना सिर हिलाया। उफ! गुइजांग यान खुद को रोक नहीं सका और खून का एक और कौर उगल दिया। एक उग्र भाव के साथ उसने कहा, अपने आप पर बहुत प्रसन्न मत हो। इस अग्नि तत्व पर्वत में मेरे गुइजांग परिवार की जन्मजात प्रतिभाएं पूरी तरह से सामने आ सकती हैं। यह मत सोचो कि तुम मुझसे जीत गए हो। धमाका। अगले ही पल उसके भीतर से एक भयानक गर्जना की ध्वनि फूटी। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा और अजीबोगरीब ताकतें चारों तरफ से उसके शरीर में घुसने लगीं। गुइजांग यान के दिल से एक चमकदार लाल चमक निकल आई और उसकी आंखें भी लाल होने लगीं। ये सिर्फ उसकी आंखों की सफ़ेदी नहीं थी, दोनों पुतलियां आग की तरह लाल हो गई थीं, 2 लपटों जैसी। यह पैतृक भूमि की शक्ति है।
गुइजांग जू और अन्य लोग क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए, उनकी आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। यहाँ तक कि वांग टेंग का क्लोन भी हैरान था। उसने यह अनुमान नहीं लगाया था कि गुइजांग ज्ञान को अग्नितत्व पर्वत के भीतर किसी तरह की शक्ति द्वारा सशक्त किया जाएगा। ऐसा प्रतीत होता था कि अग्नितत्व पर्वत गुइजांग परिवार की जन्मजात प्रतिभा उनके हृदय में विद्यमान अग्नि से मेल खाता था। उन्होंने स्क्रॉल पर लिखे अभिलेखों को याद किया और वर्तमान परिस्थितियां उन विवरणों के अनुरूप प्रतीत हुईं। वांग टेंग के क्लोन ने जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया। इसके बजाय उसने गुइजांग ज्ञान में हो रहे बदलावों को देखा। अधिकाधिक विचित्र ऊर्जा एकत्रित होने लगी और गुइजांग ज्ञान के चारों ओर लपटें जलने लगीं, जिसने उसके पूरे अस्तित्व को घेर लिया। उसके लंबे बाल हवा में तैर रहे थे और उनका रंग आग जैसा लाल हो गया था। इस समय गुइजांग ज्ञान की आभा लगातार बढ़ रही थी, जो उसकी पिछली ताकत से 2 या 3 गुना अधिक थी। वांग टेंग, गुइजांग ज्ञान चिल्लाया और उसकी युद्ध तलवार हवा में फट गई। धमाका, ब्लेड की किरणों की एक श्रृंखला शून्य से गुजरती हुई वांग टेंग पर गिर पड़ी। गुइजांग ज्ञान ने कोई दया नहीं दिखाई, उसका लक्ष्य उसे मौके पर ही खत्म कर देना था। आखिरकार पैतृक भूमि में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु अज्ञात रहेगी, और यहाँ तक कि स्टेला अकादमी भी उसका पता नहीं लगा पाएगी। इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? वांग टेंग का क्लोन अवाक था, हालांकि उसके चेहरे पर गंभीरता का भाव दिखाई दिया। उसने एक युद्ध ब्लेड बुलाया। मुस्कुराते हुए उसने कहा, गुइजांग ब्लेड स्किल, मैं उससे भी परिचित हूँ। एड्स बाय पब फ्यूचर। धमाका, युद्ध के ब्लेड पर एक हरे रंग की ब्लेड की चमक जम गई, जिससे 8वें स्तर की अग्नि डोमेन एकीकृत हो गई, जिससे ब्लेड से एक चमकदार चमक निकल आई। यह एक सियान ड्रैगन जैसा दिख रहा था, जो आश्चर्यजनक रूप से गुइजांग ज्ञान के लाल रंग के ब्लेड की चमक को ढक रहा था। वांग टेंग ने गुइजांग ब्लेड कौशल में इतनी महारत हासिल कर ली थी कि वह गुइजांग परिवार के प्रतिभाशाली व्यक्ति गुइजांग ज्ञान के बराबर हो गया था। यह एक शाश्वत चरण ब्लेड कौशल था। गुइजांग ज्ञान के लिए ब्रह्मांड चरण में दक्षता के इस स्तर तक पहुंचना पहले से ही उल्लेखनीय था। गुइजांग ब्लेड स्किल। गुइजांग ज्ञान स्तब्ध था, वह परिचित पारिवारिक ब्लेड तकनीक को देख रहा था। उसका दिमाग वास्तविकता को समझ नहीं पा रहा था, वह जो देख रहा था उसे स्वीकार करने के लिए संघर्ष कर रहा था। गुइजांग जू और गुइजांग परिवार के अन्य योद्धा भी समान रूप से भ्रमित थे और अपनी जगह पर ही जमे हुए थे। धमाका, वांग टेंग ने गुइजांग ज्ञान को प्रतिक्रिया करने का मौका नहीं दिया। उसने अपना ब्लेड घुमाया। हरे ब्लेड की चमक तुरंत गुइजांग ज्ञान के ब्लेड की चमक से टकराई और एक जोरदार टक्कर में बदल गई। गुफा में हरे और लाल ब्लेड की चमक आपस में टकरा रही थी, जिससे एक जीवंत और तीव्र दृश्य उत्पन्न हो रहा था। उनकी ब्लेड कौशल एक जैसी थी, लेकिन एक हरा था और दूसरा लाल था, जिससे तीव्र विरोधाभास पैदा हो रहा था। गुइजांग जू और अन्य लोग अपनी मुट्ठियां भींचने के अलावा कुछ नहीं कर सके और घबराहट में हो रही लड़ाई को देखने लगे। कौन जीत सकता है? यदि भाई गुइजांग ज्ञान को गुइजांग ब्लेड कौशल का उपयोग करके किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा पराजित किया गया, तो यह बहुत बड़ा अपमान होगा। गुइजांग परिवार के सदस्यों के लिए ऐसी शर्म असहनीय थी। लानत है। गुइजांग ज्ञान ने अपने प्रतिद्वंद्वी की व्यापक ब्लेड की मंशा को महसूस करते हुए अनिच्छा से स्वीकार किया कि यह वास्तव में उनका गुइजांग ब्लेड कौशल था, जो उसकी अपनी महारत से मुकाबला कर रहा था। हालांकि वह ये नहीं समझ पाया कि पार्षद वांग टेंग के पास उनके परिवार की गुइजांग ब्लेड स्किल क्यों होगी। यह एक ऐसा गुप्त रहस्य था जिस तक स्टेला अकादमियों की भी पहुंच नहीं थी। क्या तुम हैरान हो? क्या मैंने तुम्हें अचंभित कर दिया? वांग टेंग ने हंसते हुए कहा। हैरान हो गए, है न? बिल्कुल अप्रत्याशित, है न? वांग टेंग ने शरारती मुस्कान के साथ पूछा। चले जाओ। गुइजांग ज्ञान की आंखें चौड़ी हो गईं, वह गुस्से में दहाड़ रहा था। मैं नहीं हारूंगा। तुम्हारा गुइजांग ब्लेड कौशल नकली होना चाहिए। अपना असली रंग दिखाओ। उसकी शक्ति फूट पड़ी, जो ब्लेड की चमक में पागलों की तरह भर गई। यहाँ तक कि ज्वाला की उत्पत्ति के नियमों की शक्ति के निशान भी उभर आए, जिससे ब्लेड की चमक के चारों ओर कानून के रून बन गए। अंतरिक्ष कांप उठा और आयामी दरारें प्रकट हुईं, जो चारों ओर की हर चीज को निगल गईं। एड्स बाय पब फ्यूचर। फिर उसने युद्ध के ब्लेड से बलपूर्वक वांग टेंग पर भयंकर वार किया। धमाका, लाल ब्लेड की चमक बढ़ गई, जिसने कुछ क्षण के लिए वांग टेंग के हरे ब्लेड की चमक को दबा दिया। ये कितना निरर्थक संघर्ष है। वांग टेंग की आंखों में एक ठंडी चमक उठी। उसके भीतर 9वें स्तर का अग्निबल पूरी तरह से भड़क उठा। इसके साथ ही ज्वाला की दूसरी श्रेणी की उत्पत्ति फैल गई, जो कि सियान पैटर्न के रूप में ब्लेड की चमक के चारों ओर कुंडली मार रही थी। वह पीछे नहीं हटता था। ज्वाला की दूसरी श्रेणी की उत्पत्ति के साथ, भले ही वह केवल एक क्लोन था, ये दूसरे पक्ष को कुचलने के लिए पर्याप्त था। धमाका, हरे ब्लेड की चमक ने सीधे लाल ब्लेड की चमक को चकनाचूर कर दिया, जिससे गुइजांग ज्ञान की छाती पर चोट लगी और वह अविश्वसनीय दृष्टि से देखने लगा। छींटे। गुइजांग ज्ञान के शरीर पर लगा युद्ध कवच तुरंत टूट गया और उसमें ब्लेड का निशान दिखाई देने लगा। खून बिखर गया। टकराना।
वह उड़ गया और उसी जगह पर बुरी तरह से टकराया। उसका शरीर लगभग चट्टान की दीवार से दब गया, और अगर चट्टान की असाधारण कठोरता न होती तो वह संभवतः उसमें धंस जाता। भाई गुइजांग ज्ञान खो गया। गुइजांग जू और अन्य लोग निगलने में असमर्थ थे, उनके चेहरे भय से भर गए जब उन्होंने वांग टेंग को देखा। इस समय उनके पास किसी भ्रम के लिए कोई जगह नहीं थी। अपनी प्रतिभा के विस्फोट के बाद भी गुइजांग ज्ञान अभी भी हार गया था। इसके अलावा और क्या कहा जा सकता था? अब क्या तुम समर्पण करोगे? वांग टेंग ने गुइजांग ज्ञान की ओर देखा और युद्ध की तलवार को म्यान में रखते हुए एक शांत प्रश्न पूछा। खांसी, खांसी। गुइजांग ज्ञान ने खून की खांसी की, उसकी आंखें लाल हो गईं। वांग टेंग को देखते ही वह चौंक गया। तुमने मूल शक्ति की दूसरी श्रेणी को समझ लिया। उसकी मानसिकता पूरी तरह से चरमरा गई। इस पार्षद की ताकत ने उसका दम घोंट दिया। द्वितीय श्रेणी की मूल शक्ति। गुइजांग जू और अन्य लोग अचंभित थे और अविश्वास से वांग टेंग को देख रहे थे। पार्षद को मूल की द्वितीय श्रेणी की शक्ति का बोध हो गया था। क्या यह मजाक था? वह तो मात्र एक ब्रह्मांड स्तर का युद्ध योद्धा था। हालांकि गुइजांग ज्ञान की हार इतनी व्यापक थी कि वे इस पर विश्वास करने से खुद को रोक नहीं सके, क्योंकि वे जानते थे कि गुइजांग ज्ञान ने भी मूल की शक्ति को समझ लिया है। हालांकि वह केवल प्रथम श्रेणी में था, लेकिन वह पहले से ही सामान्य ब्रह्मांड मंच के मार्शल योद्धाओं की पहुंच से परे था। ये पार्षद उसे कैसे हरा सकता था जब तक कि उत्पत्ति की शक्ति के बारे में उसकी समझ और भी मजबूत न हो? इन विचारों के साथ गुइजांग जू और अन्य लोग ठंडी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। उनके चेहरे सदमे से भर गए। क्या स्टेलर अकादमियों के सभी प्रतिभाशाली लोग इतने असाधारण थे? अभिनय। अग्रिम लड़ाई। 1। वांग टेंग की ताकत ने गुइजांग परिवार के मार्शल योद्धाओं को शक्तिहीन महसूस कराया, जिससे उन्हें तुरंत अपने और स्टेलर अकादमियों के प्रतिभाशाली लोगों के बीच की खाई का एहसास हुआ। वांग टेंग का क्लोन अपनी आंखें घुमाने से खुद को रोक नहीं पाया। यह आदमी वास्तव में साधारण मानवीय भाषा नहीं समझ सकता था। उसने पूछा कि क्या उसने आत्मसमर्पण कर दिया है, और जवाब मूल की शक्ति के बारे में था। खैर, वांग टेंग की उत्पत्ति की शक्ति वास्तव में एक साधारण ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा की तुलना में थोड़ी अधिक मजबूत थी। गुइजांग ज्ञान, तुम आज हार गए। गुइजांग परिवार भविष्य में मेरी देखरेख में रहेगा। क्या तुम समझ रहे हो? वांग टेंग के क्लोन ने फिर पूछा। हम्फ। गुइजांग ज्ञान की नज़रें चमक उठीं। उसे थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। उसने ठंडी आवाज में कहा, मैं सिर्फ एक व्यक्ति हूं, मैं पूरे गुइजांग परिवार का प्रतिनिधित्व नहीं करता। आज उसका चेहरा पूरी तरह से फीका पड़ गया। उसने गुइजांग परिवार में अपना नाम बनाने के लिए इस पार्षद को दबाने का इरादा किया था। अप्रत्याशित रूप से उसे जवाबी दमन का सामना करना पड़ा। अगर वह बात मुंह से निकाल भी देता तो शायद उसे किसी का सामना करने में शर्म आती। गुइजांग ज्ञान को लगा कि वह बहुत बदकिस्मत था कि उसे वह दर्द सहना पड़ा जो उसे नहीं सहना चाहिए था। वह 5 परिवारों की बदनामी नहीं सह सकता था। फिर भी उसने यह नहीं सोचा कि यह सब उसने खुद ही किया है। अगर उसने हेंगजांग मो और अन्य लोगों के साथ मिलकर काम किया होता तो भले ही वे हार जाते, लेकिन ये पूरी तरह से उसकी जिम्मेदारी नहीं होती। अब वह स्वयं ही शर्मिंदा था और इसका किसी और से कोई लेना देना नहीं था। तो तुम मेरे साथ बेवकूफ़ी करना चाहते हो? वांग टेंग के क्लोन ने ठहाका लगाया। उसे यह जानकर मजा आया कि एक परिवार का प्रतिभाशाली व्यक्ति इतनी बेशर्मी से काम कर सकता है। गुइजांग जू और अन्य लोग गुइजांग ज्ञान को देखते रहे और कुछ अवाक महसूस कर रहे थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि वे स्थिति को समझ सकते थे। गुइजांग परिवार का चेहरा ऐसा नहीं था जिसे कोई व्यक्ति सहन कर सके। यदि 5 प्रमुख परिवारों के सभी प्रतिभाशाली लोग वांग टेंग से पराजित हो जाएं, तो कहने को कुछ नहीं होगा। लेकिन दुर्भाग्यवश ये केवल गुइजांग ज्ञान था, जिससे उसकी स्थिति काफ़ी अजीब हो गई। गुइजांग ज्ञान को सबकी नज़रों के सामने और भी ज़्यादा दोषी महसूस हुआ। वह छिपने के लिए कोई जगह ढूंढना चाहता था। उसने वांग टेंग से नज़रें मिलाने से परहेज किया, उसकी तरफ देखने से इनकार कर दिया। वह ऐसी विकट परिस्थितियों में भी अधिक दिखाई दे रहा था। बच्चे, तुमने मेरी उपलब्धियों के बारे में नहीं सुना है ना? वांग टेंग के क्लोन ने मुस्कुराते हुए अपने सफ़ेद दांतों को दिखाया। उसके हाथ में बिजली का तमाचा दिखाई दिया। तुम क्या चाहते हो? गुइजांग ज्ञान ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं, चिंतित महसूस किया। एक बुरा पूर्वाभास उसके दिल में उमड़ पड़ा। मैं क्या करना चाहता हूँ? तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। वांग टेंग का क्लोन ठंडी मुस्कान के साथ गुइजांग ज्ञान की ओर आगे बढ़ा। गुइजांग ज्ञान पीछे हटना चाहता था, लेकिन चट्टान की दीवार उसके पीछे थी, जिससे उसके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं बची। क्या तुम अभी भी भागने की कोशिश कर रहे हो? वांग टेंग का क्लोन तुरंत गुइजांग ज्ञान के सामने प्रकट हुआ और बिजली का तमाचा नीचे आ गया। तुम। गुइजांग ज्ञान की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने रोकने के लिए अपना हाथ बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वह वांग टेंग के बिजली के तमाचे की ताकत का सामना कैसे कर सकता था? टकराना। एक धीमी सी आवाज़ गूंजी। आह!
गुइजांग यान दर्द से चिल्लाया। उसके हाथ की हड्डियां टूट गईं और उसके हाथ से एक तीखी चटकने वाली आवाज निकली। दरवाज़ा खुला था। वान टेन के क्लोन ने कोई दया नहीं दिखाई, बार बार बिजली के थप्पड़ को नीचे गिरा दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह आदमी शुरू से ही परेशान कर रहा था, हर मोड़ पर हान झू के लिए परेशानी खड़ी कर रहा था। वान टेंग अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसे लगा कि उसे अच्छी पिटाई की ज़रूरत है। बैंग बैंग बैंग, झपट्टा, धमाका, बिजली का तमाचा गुइजांग यान के सिर पर बेरहमी से बरस रहा था, जिससे उसकी दृष्टि धुंधली हो गई थी। उसके सिर में तेज दर्द और पूरे शरीर में फैलती बिजली की शक्ति ने उसके पूरे शरीर को ऐंठने पर मजबूर कर दिया। गुइजांग जू और अन्य लोग सदमे में ये सब देख रहे थे। उनमें से प्रत्येक चुप था, एक शब्द भी बोलने में असमर्थ था। क्रूर, क्या ये कोई मनुष्य करेगा? मैं आपसे फिर से पूछता हूँ, क्या आप समर्पण करेंगे या नहीं? वान टेंग का क्लोन रुका और शांति से पूछा। तुम घृणित हो। गुइजांग यान लड़खड़ा गया, उसका चेहरा चोटिल और सूजा हुआ था, उसकी आंखें सितारों से भरी हुई थीं। पिटाई के बावजूद वह पूरी तरह से बेहोश नहीं हुआ था। उसने अपनी आंखें पूरी तरह से खुली रखने के लिए संघर्ष किया, गुस्से से वान टेंग को घूर रहा था। लगता है कि आप अभी भी आश्वस्त नहीं हैं। वान टेंग के क्लोन ने एक बार फिर बिजली का थप्पड़ उठाया, इस साथी को शिक्षित करना जारी रखने की तैयारी करते हुए। बैंग बैंग बैंग, झपट्टा, धमाका, क्या आप आश्वस्त हैं? बैंग बैंग बैंग, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। झपट्टा, धमाका, क्या आप सुनेंगे? वान टेंग का क्लोन निर्दयतापूर्वक बिजली के थप्पड़ का प्रयोग करता रहा। उसके क्रूर कार्यों और उसकी शांत पूछताछ के बीच का अंतर एक अद्भुत प्रभाव पैदा कर रहा था। गुफा में बादलों की गड़गड़ाहट के साथ हल्की आवाजें गूंज रही थीं, जिससे गुइजांग जू और अन्य लोगों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। गुइजांग यान ने कभी नहीं सोचा था कि वान टेंग इतना निर्दयी होगा। इस समय उसे पछतावा हो रहा था कि वह पहले इतना जिद्दी क्यों था। हालांकि वान टेंग की ईंट के हमले के कारण वह बोल नहीं पा रहा था और केवल सिसकियां भर रहा था। वह रोने के कगार पर था। इस समय उसे अचानक वान टेंग की पिछली सलाह याद आ गई कि रोना नहीं चाहिए। तब उसे लगा कि यह अपमान है, लेकिन अब यह हकीकत बनने की कगार पर था। यह सचमुच विडंबनापूर्ण था। गुइजांग जू और अन्य लोग कांप रहे थे और वे देखना भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तुम ये क्यों नहीं पता लगाते कि मुझसे कौन बच सकता है? यहाँ तक कि स्टेलर अकादमियों के प्रतिभाशाली लोग भी मुझसे बच नहीं सकते। तुम तो दूर की बात है, वान टेंग के क्लोन ने कहा। तुम क्या कर रहे हो? इसी समय गुफा के दूसरे द्वार से अचानक एक आवाज सुनाई दी। मौन। वान टेंग के क्लोन ने उसकी हरकतें रोक दी। बिजली का तमाचा गुइजांग यान के सिर के ऊपर लटक गया। गुइजांग जू और बाकी लोग अचंभित होकर बाईं ओर के प्रवेश द्वार की ओर देखने लगे। जब उन्होंने देखा कि वह कौन है तो वे बहुत खुश हुए। भाई हान, गुइजांग जू ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, भाई हान, कृपया भाई गुइजांग यान को बचाओ। यह अप्रत्याशित आगमन कोई और नहीं बल्कि वान टेंग का मुख्य दल था। वह इस स्थान से ज्यादा दूर नहीं था और अपने क्लोन से संदेश प्राप्त करते ही वह तुरंत वहां पहुंचा। क्या आप पार्षद वान टेंग हैं? वान टेंग के मुख्य शरीर ने गुइजांग जू की ओर सिर हिलाया और क्लोन की ओर देखते हुए नाटकीय ढंग से पूछा। ये सही है, क्लोन ने सिर हिलाया। और आप कौन हो सकते हैं? अभिनय। अग्रिम लड़ाई 2। मैं हान झू हूँ, एक ब्रह्मांड अन्वेषक। भाग्य के एक झटके से मैं 5 प्रमुख परिवारों से मिला और उनकी यात्रा के एक हिस्से के लिए उनकी रक्षा करने का वादा किया। मुझे आश्चर्य है कि क्या पार्षद वान टेंग मुझे कुछ सम्मान दे सकते हैं? वान टेंग के मुख्य निकाय ने अपना परिचय दिया और मुस्कुराते हुए बोला। जब गुइजांग जू और अन्य लोगों ने देखा कि वह अभी भी पार्षद के सामने इतनी ईमानदारी से बात कर सकता है, तो उन्होंने तुरंत उसे एक अलग नज़रिए से देखा। यहाँ तक कि गुइजांग यान की नज़र भी वान टेंग की ओर थोड़ी बदल गई। यह आदमी वास्तव में उसे बचाने के लिए पार्षद के दबाव के खिलाफ खड़ा हुआ। एक ब्रह्मांड अन्वेषक। वान टेंग का क्लोन थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ और बोला, मुझे इस जगह पर एक ब्रह्मांड अन्वेषक से मिलने की उम्मीद नहीं थी। अगर पार्षद वान टेंग को कोई आपत्ति न हो तो हम दोस्त बन सकते हैं, वान टेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। क्लोन ने जवाब दिया, यदि तुम मेरा एक मुक्का झेल सको तो मैं तुम्हारा मित्र बन सकता हूँ। वान टेंग ने भौहें सिकुड़ी, ऐसा लग रहा था कि वह झिझक रहा था। उसने गुइजांग यान और गुइजांग परिवार के मार्शल योद्धाओं की ओर देखा और आखिरकार सिर हिला दिया। उसने अपनी मुठियां भींच लीं और कहा, बहुत अच्छा, मैं काउंसलर वान टेंग के साथ अच्छी बातचीत करूंगा। कृपया मेरे साथ नरमी से पेश आएं। क्लोन ने कुछ और नहीं कहा। उसकी नज़रें वान टेंग पर टिकी थीं और अचानक वह आगे बढ़ा और एक जोरदार मुक्का मारा। धमाका, एक गर्जना गूंजी और झुलसा देने वाली अग्निसेना आगे बढ़ी। ऐसा प्रतीत हुआ कि उसने कुछ भी नहीं रोका। वान टेंग गंभीर दिखाई दिए, पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिखा। जब क्लोन उनके सामने आया तो उन्होंने भी एक मुक्का मारा, जिससे पृथ्वी बल का तारामंडल एक विशाल पीले मुट्ठी के निशान में संघनित हो गया।
टकराना। दोनों मुट्ठियों के निशानों की टक्कर से एक ही क्षण में प्रतिध्वनि उत्पन्न हुई, जिससे दोनों एक साथ टूट गए तथा एक हिंसक अवशिष्ट शक्ति उत्पन्न हुई जो गुफा में फैल गई। दोनों आकृतियां दर्जनों मीटर तक पीछे की ओर लड़खड़ाती रहीं और फिर अंत में रुककर कुछ दूरी पर खड़ी हो गईं। उनका टकराव और भी बढ़ गया, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। राउंड बॉल मूल और क्लोन के बीच के खेल को देखकर बोल नहीं पा रहा था। केवल उसे ही पता था कि यह वांग टेंग का क्लोन और मूल स्वरूप था और स्थिति हास्यास्पद लग रही थी। हालांकि उसे खुद को रोकना पड़ा। वह एक पेशेवर था और हंसेगा नहीं। हा हा हा। वांग टेंग को अचानक अपने मन में राउंड बॉल की हंसी गूंजने लगी। वांग टेंग एड्स बाय पब फ्यूचर। गुइजांग यान और बाकी लोगों का ध्यान वांग टेंग और उसके क्लोन पर गया। तनावपूर्ण माहौल ने उन्हें असहज कर दिया। आखिरकार परिणाम इस बात से संबंधित था कि क्या गुइजांग यान को मारपीट सहनी पड़ेगी या नहीं। इस समय अप्रत्याशित रूप से गुइजांग यान ने वांग टेंग के प्रति प्रत्याशा की भावना को पोषित करना शुरू कर दिया। उम्मीद है कि वह उसे बचा सकता है। वह अब हान जू के साथ दुश्मनी नहीं रखना चाहता था। औरत महत्वपूर्ण नहीं थी। हान जू ही वह दोस्त था जिसे उसने चुना था। जब तक दूसरा उसे बचा सकता था वह काफी था। स्वूश। तभी अचानक टूटने की आवाज गूंजी। कौन? वांग टेंग की नज़र गुफा के दूसरे द्वार की ओर केंद्रित थी। एक आकृति गहरी गुफा से बाहर निकली और गुइजांग यान की ओर बढ़ी। वांग टेंग और उसका क्लोन दोनों तुरंत गुइजांग यान की ओर दौड़े। मुख्य इकाई के लिए अंतरिक्ष तकनीक का उपयोग करना अनुचित था, इसलिए केवल क्लोन ही बचाव के लिए जा सकता था। एक पल में क्लोन गायब हो गया, जिससे स्पेस फ्लैश सक्रिय हो गया। अगले ही पल वह फिर से प्रकट हुआ, अंतरिक्ष क्षेत्र से बाहर निकलकर। इस समय आकृति अभी गुइजांग यान के पास पहुंची ही थी कि क्लोन ने स्वयं को सामने खड़ा कर लिया तथा निकट आ रही आकृति पर सीधे मुक्का मारा। क्लोन की अप्रत्याशित उपस्थिति से स्पष्ट रूप से चौंककर प्रतिद्वंद्वी की पुतलियां सिकुड़ गईं। समय पर पीछे हटने में असमर्थ, वह केवल अपनी हथेली से जवाबी हमला कर सकता था, क्लोन के मुक्के का जोरदार जवाब दे सकता था। धमाका। एक भयानक शक्ति प्रकट हुई, जिसके कारण उस आकृति का रंग बदल गया और वह उड़ गई। यह आप हैं? वांग टेंग ने आश्चर्य से नवागंतुक को देखा। ये व्यक्ति हेशान शाही वंश का युवक था। गुइजांग यान को आश्चर्य और क्रोध का मिला जुला एहसास हुआ। अगर वह सचमुच हीशान शाही कबीले के हाथों में पड़ गया होता तो परिणाम अकल्पनीय होते। हेशान शाही कबीले के युवक ने वांग टेंग के क्लोन को घूरते हुए देखा। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी। तुमने मुझे रोकने की हिम्मत की, तो क्या हुआ? मैंने उसे शिक्षित करना अभी समाप्त नहीं किया है। अभी तुम्हारी बारी नहीं है। वांग टेंग के क्लोन ने प्रतिद्वंद्वी की ओर देखते हुए शांति से कहा। गुइजांग यान एड्स बाय पब फ्यूचर। उस समय उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह खुश हो या रोए। पार्षद वांग टेंग ने उसे बचाया केवल इसलिए क्योंकि उसने अभी तक उसे सबक सिखाना समाप्त नहीं किया था। अरे, वह बहुत अमानवीय था। यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम अकादमी मध्यस्थता संघ के सदस्य हो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करूंगा। हेशान रॉयल कबीले के युवक ने ठंडे स्वर में कहा। आप कोशिश कर सकते हैं। वांग टेंग के क्लोन ने ठहाका लगाया। मुझे दूसरों को दबाने के लिए अकादमी मध्यस्थता संघ के सदस्य के रूप में अपनी पहचान का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको सिर्फ एक हाथ से आसानी से पराजित कर सकता हूं। एक हाथ से मुझे दबा दो। हेशान शाही कबीले के युवक का चेहरा काला पड़ गया, उसकी आंखों में हत्या की नीयत झलकने लगी। अज्ञानी। धमाका। अगले ही क्षण वह एक अवशिष्ट छाया में परिवर्तित हो गया और वांग टेंग की ओर बेतहाशा बढ़ने लगा। वह शून्य में पहुंचा और एक लंबा भाला तुरंत प्रकट हुआ। भाले पर एक चमकदार सुनहरी शक्ति संघनित हुई, जिसने वांग टेंग के क्लोन पर निशाना साधते हुए एक खतरनाक भाले की चमक बनाई। क्लोन की पुतलियां सिकुड़ गईं, एक घातक खतरे को महसूस करते हुए। हेशान रॉयल कबीले का ये युवक वास्तव में बेहद शक्तिशाली था, ब्रह्मांड के शिखर से कहीं आगे। हम्फ। उसने ठंडी सांस ली और उसके हाथ में एक युद्ध तलवार प्रकट हुई, जिसमें और भी अधिक चमकदार सुनहरी शक्ति एकत्रित होकर तलवार की चमक बन गई। तानाशाह की 12 तलवारें। धमाका। तलवार की चमक तुरंत ही बाहर निकल गई और आने वाली भाले की चमक का सामना करने लगी। राजसी। जबरदस्त। एक अत्यंत शक्तिशाली डोमेन फट पड़ा, जो भाले की चमक के भीतर स्थित डोमेन से टकराया। हेशान शाही कबीले के युवक के चेहरे पर थोड़ा बदलाव आया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वांग टेंग की ताकत इतनी जबरदस्त होगी जो उसके भाले का सामना कर सकेगी। धमाका। एक ही क्षण में दो डोमेन पूरी तरह से फट गए, जिससे दोनों पक्ष सुरक्षित बच गए। हालांकि तलवार की चमक और भाले की चमक ने आसपास की चट्टानी दीवारों पर गहरे निशान छोड़ दिए, जिन्हें देखकर आश्चर्य हुआ। एड्स बाय पब फ्यूचर। जब गुइजांग यान ने ये देखा तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। बहुत शक्तिशाली। चाहे वह पार्षद वांग टेंग हो या हीशान शाही कबीले का युवक, दोनों ही असाधारण रूप से मजबूत थे।
ये देखते हुए कि उनके पिछले हमलों ने चट्टान की दीवारों पर केवल उतले निशान छोड़े थे, अब छापों की गहराई ने शक्ति में महत्वपूर्ण अंतर प्रदर्शित किया। खास तौर पर काउंसलर वान टेंग। उनके पिछले टकराव के दौरान उन्होंने ऐसी ताकत नहीं दिखाई थी। जाहिर है, उन्होंने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया था। गुइजांग यान को अपने मुंह में कड़वाहट का एहसास हुआ, क्योंकि उसे अपने और अन्य लोगों के बीच बहुत बड़ा अंतर महसूस हुआ। गुइजांग जू और अन्य लोग भी चौंक गए और उनका डर बढ़ता जा रहा था। उन्होंने जल्दी से गुइजांग यान को उठाया और एक तरफ हट गए। कुछ ही क्षण पहले गुइजांग यान को लगभग पकड़ लिया गया था, जिससे सभी के मन में भय व्याप्त हो गया था। क्या आपके पास बस इतना ही है? इस समय वान टेंग के क्लोन ने शांति से कहा। ऐसा प्रतीत होता है कि वह हेईशान शाही कबीले के युवक को ज्यादा महत्व नहीं दे रहा था। दिलचस्प, हेईशान रॉयल कबीले के युवक ने टिमटिमाती आंखों से वान टेंग को देखा। स्टेलर अकादमियां वास्तव में ऐसी जगहें हैं जो अच्छी प्रतिष्ठा के साथ प्रतिभाशाली लोगों का पोषण करती हैं। प्रशंसा के लिए धन्यवाद, वान टेंग के क्लोन ने उत्तर दिया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूं? हेईशान रॉयल कबीले का युवक अचानक अपना सिर नीचे करके जोर से हंसने लगा। हंसी कुछ हद तक पागलपन भरी लग रही थी। वान टेंग के क्लोन ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, हंसना बंद करो। तुम बहुत मूर्ख लग रहे हो। तुम्हें पता है क्या बचपन में तुम्हारा दिमाग किसी दरवाजे में फंस गया था? हेईशान शाही कबीले का युवक स्पष्ट रूप से अकड़ गया। उसका पूरा शरीर थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। उसका मस्तिष्क दरवाजे में फंस गया था, इसका क्या मतलब था? ये पहली बार था जब किसी ने उससे इस तरह बात करने की हिम्मत की। उसने अचानक अपना सिर उठाया, उसकी बर्फीली निगाहें एक मरे हुए आदमी को देख रही थीं। तुम मुझे भड़काने में सफल हो गए हो। शुरू में मेरा इरादा केवल उस योद्धा को गुइजांग परिवार से दूर ले जाने का था और नरसंहार की योजना नहीं थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे रास्ते पर भेज दूंगा और तुम सब भी उसके साथ मर जाओगे। ये बदमाश कहाँ से आया है? ये लोगों को मारने की बात करता रहता है। मुझे लगता है कि तुम्हें अच्छी तरह से पीटना चाहिए, वान टेंग के क्लोन ने टिप्पणी की। सब लोग गुइजांग यान के मुंह के कोने फड़क उठे। इस समय वह काउंसलर वान टेंग की प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सका। उसने हेईशान रॉयल कबीले के प्रतिभाशाली व्यक्ति को एक बदमाश के रूप में संदर्भित किया। ये कुछ खास था। मरो! हेईशान शाही कबीले का युवक गुस्से से भड़क उठा और ठंडी आवाज में चिल्लाने लगा। उसके भीतर से एक भयानक शक्ति उभरी जो वान टेंग की ओर टूट पड़ी। धमाका! उसने एक बार फिर लंबे भाले से हमला किया। एक शक्तिशाली धातु डोमेन फूट पड़ा जो 8वें स्थान पर पहुंच गया। ये वान टेंग की डोमेन शक्ति से कम प्रभावशाली नहीं था, जिसने सभी को अचंभित कर दिया। बूम बूम बूम! ऐसा लग रहा था कि दोनों आकृतियां प्रकाश के चमकदार गोले में बदल गई हैं और गुफा के भीतर भयंकर युद्ध कर रही हैं। आसपास के लोग भयभीत हो गए, एक के बाद एक पीछे हट रहे थे और उनके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। कायम मत बनो, आओ और मुझे मार डालो। उनका धातु डोमेन 8वें स्तर पर पहुंच गया है। वान टेंग को कुछ आश्चर्य हुआ, यहां तक कि उनका फायर डोमेन भी हाल ही में 8वें स्थान पर पहुंचा था। उनके अन्य डोमेन अधिकतम 7वें स्थान पर थे। हेईशान शाही कबीले का युवक, जो युवा लग रहा था, ने 8वें दर्जे के क्षेत्र में भी महारत हासिल कर ली थी, जो वास्तव में आश्चर्यजनक था। कुछ ही क्षणों में दोनों के बीच दर्जनों राउंड गोलीबारी हो चुकी थी, फिर भी कोई भी बढ़त हासिल नहीं कर सका। धमाका! इस समय उनके हथियार आपस में टकराए और टक्कर के स्थान पर सेनाएं भड़क उठीं, जिससे दोनों ही पीछे की ओर लड़खड़ा गए। वान टेंग के क्लोन के चेहरे पर कुछ गंभीर भाव थे। प्रतिद्वंद्वी की ताकत बहुत अधिक थी, युआन म्यू से भी अधिक मजबूत, जिसका सामना उन्होंने स्टेलर अकादमी में किया था। एकमात्र क्लोन के रूप में वह ज़्यादा तकनीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकता था और फिलहाल वह अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने का कोई तरीका नहीं ढूंढ पा रहा था। ये देखकर वान टेंग का मुख्य शरीर जमीन पर जोरदार आवाज के साथ जोरदार तरीके से टकराया। वह एक प्रतिरूप में बदल गया, हेईशान शाही कबीले के युवक की ओर दौड़ा और लड़ाई में शामिल हो गया। हेईशान शाही कबीले के युवक ने वान टेंग के मूल स्वरूप को आते देखा और उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। पार्षद वान टेंग पहले से ही कुछ हद तक परेशानी पैदा करने वाले साबित हो चुके थे और अब हान जू के शामिल हो जाने से उन पर दबाव काफी बढ़ गया। मुझे गुइजेंग परिवार द्वारा सौंपा गया है। मैं आपको उनमें से किसी को भी नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं दे सकता, वान टेंग ने अपने मूल स्वरूप में कहा। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? तुमने मुझ पर हमला करने की हिम्मत कैसे की? हेईशान रॉयल कबीले के युवक ने ठंडे स्वर में कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर, बेकार की बातें करने की कोई जरूरत नहीं है, बस उसे सीधे नीचे गिरा दो। क्लोन ने अपनी युद्ध तलवार लहराई और पागलों की तरह हेईशान रॉयल कबीले के युवक की ओर वार किया। मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो। जब तक तुम मेरे काम में हस्तक्षेप करने की हिम्मत रखते हो, तब तक तुम मेरे दुश्मन हो।
वांग तेन का मुख्य रूप बोला। उसने एक युद्ध भाला चलाया जिसके चारों ओर आग की लपटें उठ रही थीं, जिससे एक विशाल अजगर का रूप ले लिया गया जो प्रतिद्वंद्वी की ओर बढ़ा। बेकार की बातें करने की कोई जरूरत नहीं है, बस उसे सीधे नीचे गिरा दो। क्लोन ने अपनी युद्ध तलवार लहराई और पागलों की तरह हीशान रॉयल कबीले के युवक की ओर वार किया। धमाका। हेईशान शाही कबीले के युवक ने वांग टेन के मुख्य शरीर के हमले को चकमा दे दिया, लेकिन क्लोन की तलवार की चमक से घायल हो गया, जिससे वह पीछे की ओर उड़ गया। बहुत बढ़िया, क्लोन खिलखिलाकर हंसा। तुम मौत की तलाश में हो। हेईशान शाही कबीले का युवक गुस्से में था। वह दो विरोधियों के बीच फंस गया था, पूरी तरह दबा हुआ था और भागने का कोई रास्ता नहीं था। मारना। उसके मुंह से एक भयंकर गर्जना निकली जब उसके लंबे भाले से तेज सुनहरी चमक निकली जो लगभग गुफा के शीर्ष को भेदती हुई निकल रही थी। 8 स्तरीय धातु डोमेन। धातु की प्रथम श्रेणी उत्पत्ति। ये दोनों शक्तियां उसकी युद्ध तकनीक में विलीन हो गईं, जिससे भाले की चमक की सतह पर रहस्यमय और जटिल रंग प्रकट होने लगे, जिससे एक विचित्र और असाधारण दृश्य उत्पन्न हुआ। गोल्डन पीक रेन स्पीयर। हेईशान शाही कबीले के युवक ने भाला आगे बढ़ाया, जिससे स्वर्णिम प्रकाश की एक अंतहीन धारा फूट पड़ी, जिसने गुफा को भर दिया तथा चारों ओर की हर चीज सोने के समुद्र में बदल गई। एड्स बाय पब फ्यूचर। इस भयावह शक्ति ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। मूल स्वरूप और प्रतिरूप दोनों के चेहरे पर अत्यंत गंभीर भाव थे। एक दूसरे को देखते ही उन्होंने एक साथ हमला कर दिया। मुख्य दल ने अग्नि शक्ति का उपयोग किया, जो 8वें दर्जे की अग्नि शक्ति के साथ फूट पड़ी। युद्ध भाला ऊंचा उठा, जिससे एक भयानक अजगर आ गया। गर्जन। अजगर दहाड़ रहा था, जिससे एक भयानक आभा निकल रही थी। उसकी सतह जटिल लाल आकृतियों से सुसज्जित थी, जो उत्पत्ति के नियमों की शक्ति को प्रकट कर रही थी। इस बीच क्लोन ने तलवार को आकाश की ओर उठाया, जिससे पृथ्वी और धातु बल दोनों ही तलवार में समा गए। एक अत्यंत शक्तिशाली तलवार की चमक ने आकार ले लिया। तानाशाह की 12 तलवारें। चौथी तलवार। ये पहली बार था जब उसने द 12 स्वॉर्ड्स ऑफ टायरेंट की चौथी तलवार को प्राप्त किया था, जिसमें 7वीं रैंक का पृथ्वी डोमेन और 7वीं रैंक का धातु डोमेन शामिल था। वे एक अद्वितीय तलवार चमक में विलीन हो गए। इसके साथ ही तलवार की चमक की सतह पर सोने और पीले रंग के अजीबोगरीब पैटर्न उभरे, जो तलवार की चमक के चारों ओर लिपटी हुई जंजीरों का निर्माण करते थे। ये पृथ्वी और धातु की उत्पत्ति की अभिव्यक्तियां थीं। वांग टेंग ने इन दोनों मूलों को प्रथम श्रेणी के शिखर पर पहुंचा दिया। इस युवक से निपटना ही काफी था। धमाका। अगले ही क्षण भाले की चमक आ गई, इतनी घनी कि मानो वह दोनों आकृतियों को भेद कर उन्हें चट्टान की दीवार पर ठोंक देना चाहती हो। भाड़ में जाओ। क्लोन ने दहाड़ते हुए युद्ध की तलवार को भयंकर रूप से काट दिया। राजसी तलवार की चमक सभी दिशाओं में फैल गई, लगभग गुफा को इस तरह से घेर लिया जैसे कि उसे भेदा जा रहा हो। एड्स बाय पब फ्यूचर। दूसरी ओर मुख्य निकाय ने भी कार्रवाई की। गर्जन। युद्ध भाला आगे बढ़ा और अजगर दहाड़ते हुए एक गहरे लाल कोड़े में परिवर्तित हो गया और हेईशान शाही कबीले के युवाओं से भाले की चमक की ओर बढ़ा। धमाका। तीनों हमले एक साथ टकराए और भयानक अवशिष्ट बल बाहर निकल आया। गुफा हिल गई और विशाल चट्टानें ऐसे लुढ़कने लगी मानो वे गिरने वाली हों। बहुत शक्तिशाली। गुइजेंग परिवार के योद्धा घबराहट में सूखी आवाज में बड़बड़ाने से खुद को रोक नहीं पाए। गुइजांग ज्ञान के चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ रही थी, उसे अपने और तीनों विरोधियों के बीच की खाई बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। वे बिल्कुल अलग अलग स्तरों पर थे। मुझे आश्चर्य है कि कौन जीतेगा। गुइजांग जू खुद को रोक नहीं सका और बुदबुदाया, मुझे आशा है कि यह भाई हान होगा। ये सुनकर गुइजांग ज्ञान ने तीनों के बीच हो रहे हमलों को गौर से देखा। उसकी भावनाएं तनाव के शिखर पर पहुंच गईं। स्वाभाविक रूप से उन्हें यह भी उम्मीद थी कि वांग टेंग और हानजू उस युवक को दबा सकेंगे और भविष्य में किसी भी परेशानी को खत्म करने के लिए उसे सीधे तौर पर हरा सकेंगे। धमाका। इस समय तीनों के हमलों ने अंततः किसी प्रकार का संतुलन बिगाड़ दिया तथा एक गगनभेदी गर्जना उत्पन्न हुई। गुइजांग ज्ञान और अन्य लोगों के भाव अचानक बदल गए। फिर उन्होंने देखा कि विपरीत दिशा में चमकता हुआ सुनहरा भाला फट गया, जो वांग टेंग और हानजू के संयुक्त हमले का सामना करने में असमर्थ था। वांग टेंग के मुख्य शरीर द्वारा प्रयुक्त तकनीक क्रिम्सन स्नैक स्पीयर तथा क्लोन द्वारा निष्पादित द 12 स्वॉर्ड्स ऑफ टायरेंट की चौथी तलवार दो प्रकाश की धारियों में परिवर्तित हो गईं, जो हेईशान रॉयल कबीले के युवक की ओर बढ़ रही थीं। असंभव। हेईशान शाही कबीले के विद्यार्थियों में से एक युवक का चेहरा सिकुड़ गया। उसका चेहरा अचानक बदल गया। उसने जल्दी से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक पल में वह दो हमलों से घिर गया। धमाका। उसे तुरंत गंभीर चोटें आईं। वह कई घावों के साथ पीछे की ओर भागा और खून बहता रहा। सबसे गंभीर चोटें दो अलग अलग निशान थे, एक भाले से और दूसरा तलवार से, दोनों उसकी छाती पर। उन्होंने उसके कवच को चीर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। काया मत बनो, आओ और मुझे मार डालो। 2 हम जीत गए। गुइजांग ज्ञान और अन्य लोग खुशी से झूम उठे।
हालांकि इससे पहले कि वे जश्न मना पाते, हेईशान रॉयल कबीले के युवक ने अचानक अपनी रक्त रंजित आंखें चौड़ी कर लीं और वांग टेंग के मुख्य शरीर और क्लोन पर घृणा भरी नजर डाली। अभी भी पीछे हटने की प्रक्रिया में ही उसकी नज़र अचानक एक ओर चली गई। तभी हवा में ही उसका शरीर अप्रत्याशित रूप से घूम गया तथा प्रतिक्षेप बल का प्रयोग करते हुए वह एक ओर की ओर भागा। अरे नहीं! गुइजांग यान के हाव भाव बदल गए, जिससे गुइजांग जू और अन्य लोग पीछे हट गए। यहाँ आओ! हेईशान शाही कबीले का युवक अस्त व्यस्त और प्रतिशोधी भूत जैसा दिख रहा था, एक शक्तिशाली गति के साथ फट पड़ा, जिसने गुइजांग यान और अन्य लोगों पर दबाव डाला। गुइजांग परिवार के सदस्य क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए, उनके चेहरे पीले पड़ गए। लेकिन गुइजांग यान, जो गुइजांग परिवार का गौरव था, ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसने अपनी अभिव्यक्ति को कठोर किया, अपनी युद्ध तलवार को लहराया और युवक की ओर वार किया। भागो! हेईशान शाही कबीले के युवक ने ठंडे स्वर में चिल्लाते हुए एक शक्तिशाली हथेली का प्रहार किया, जिससे गुइजांग यान अपने ब्लेड के साथ उड़ गया। इसके बाद उसने सीधे गुइजांग जू को पकड़ लिया और उसकी चीखों के बीच पास की गुफा की ओर भाग गया। लानत है! वांग टेंग और क्लोन ने इस समय केवल प्रतिक्रिया व्यक्त की और खुद को लापरवाह होने के लिए कोसते रहे। हेईशान शाही कबीले का वह युवक, जो वहां मौजूद सभी लोगों को जान से मारने की धमकी दे रहा था, झूठा निकला। अब खुद को नुकसान में पाकर उसने सीधे भागने का फैसला किया। कितनी बेशर्मी है! वांग टेंग के क्लोन ने तुरंत स्पेस फ्लैश का उपयोग किया और चिल्लाते हुए आगे बढ़ गया। अरे, तुम भाग क्यों रहे हो? क्या तुम मुझे मारने की योजना नहीं बना रहे थे? काया मत बनो, आओ और मुझे खत्म कर दो। हेईशान शाही कबीले के युवक का चेहरा घृणा से भर गया, लेकिन उसने अपनी गति कम नहीं की। इसके बजाय वह अचानक तेजी से आगे बढ़ा, तेजी से एक गुफा में घुस गया और नजरों से ओझल हो गया। काय, भागो मत, आओ और मुझे मार डालो। वांग टेंग का क्लोन पीछे से लगातार ताना मार रहा था, एक के बाद एक गुफाओं में पीछा करता हुआ और शब्दों से युवक को चुनौती दे रहा था। जब मुझे वे 5 शाश्वत चरणीय अंतड़ियां मिल जाएंगी तो ये तुम्हारी मृत्युदंड होगी। हेईशान शाही कबीले के युवक ने नाराजगी से भरकर अपने दांत पीस लिए। एड्स बाय पब फ्यूचर, वह तेजी से खुद को दूर करता गया और गुफा प्रणाली के भीतर लगातार दिशा बदलता रहा। वे जितने गहरे गए, सुरंगें उतनी ही ज्यादा होती गईं। वांग टेंग समझ नहीं पाया कि युवक किस गुफा में घुसा है। अगर वह किसी दोराहे पर गलत मोड़ लेता तो वह अपने प्रतिद्वंद्वी का पता लगाना पूरी तरह से भूल जाता। टकराना! वांग टेंग के क्लोन ने हताशा में अत्यंत अप्रिय भाव से पास की चट्टान की दीवार पर मुक्का मारा। इस समय वांग टेंग का मुख्य दल गुइजांग यान और अन्य लोगों के साथ आ गया। वांग टेंग, उसे देखते ही गुइजांग यान ने उत्सुकता से पूछा, क्या हुआ? क्या तुम पकड़ में आ गए? उसे खो दिया? क्लोन ने भावशून्यता से उसकी ओर देखा और शांति से उत्तर दिया। ये कैसे हो सकता है? गुइजांग यान का चेहरा, जो पहले से ही चोटिल और सूजा हुआ था, अब और भी विकृत लग रहा था। मेरी बहन का अपहरण कर लिया गया है। घबराओ मत! वांग टेंग के मुख्य शरीर ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए स्थिति को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा। मेरी बहन का अपहरण कर लिया गया है, मैं कैसे घबराऊं? हेईशान शाही कबीले का वह आदमी उसे नहीं छोड़ेगा। गुइजांग यान ने घायल चेहरे के साथ उस व्यक्ति को झटक दिया जो उसे सहारा देने की कोशिश कर रहा था और तुरंत बोला। वांग टेंग को कुछ आश्चर्य हुआ। सब कुछ होने के बावजूद यह आदमी अपनी बहन के बारे में वास्तव में चिंतित लग रहा था। हाँ जू, तुमने हमारी रक्षा करने का वादा किया था, कृपया मेरी बहन को बचा लो। गुइजांग यान ने वांग टेंग से विनती की, उसकी आंखों में हताशा साफ झलक रही थी। उनके लिए वांग टेंग के प्रति समर्पण की ऐसी अभिव्यक्ति प्रकट करना पहले से ही पूर्ण आत्मसमर्पण था। चिंता मत करो, चूंकि मैंने तुमसे वादा किया था इसलिए मैं कुछ भी अनदेखा नहीं छोड़ूंगा। वांग टेंग ने भी दबा हुआ गुस्सा दिखाते हुए ठंडे स्वर में कहा। मुझे भी शामिल कर लो, बगल में खड़े क्लोन ने भी कहा। चलो मिलकर काम करें, वांग टेंग ने सुझाव दिया। सहमत, क्लोन ने सिर हिलाया। जब तक आप मेरी बहन को बचा सकते हैं, मैं गुइजांग यान हमेशा आपका आभारी रहूंगा। गुइजांग यान ने तुरंत अपना आभार व्यक्त किया। गोल गेंद! इस भोले भाले बच्चे को पूरी तरह से धोखा दिया गया। एड्स बाय पब फ्यूचर, बिना किसी हिचकिचाहट के वांग टेंग और उसका क्लोन अलग हो गए और विभिन्न गुफाओं में खोज शुरू कर दी। गुइजांग यान और अन्य लोग भी निष्क्रिय नहीं बैठे, सभी खोज दल में शामिल हो गए और उम्मीद कर रहे थे कि वे जल्द से जल्द गुइजांग जू को ढूंढ लेंगे। वांग टेंग एक विशेष गुफा से तेजी से गुजरा, अभी भी स्क्रॉल पर दी गई विधि का उपयोग करते हुए मूल जानवर कोर से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए सीधे अग्नि तत्व पर्वत के सबसे गहरे भाग की ओर बढ़ गया। दौड़ते समय उसने पहले की गई प्रगति की समीक्षा की। जब वह हेईशान रॉयल कबीले के युवक का पीछा करने गया तो पीछे वाले उसके क्लोन ने सभी विशेषता बुलबुले एकत्र कर लिए थे। हेईशान शाही कबीले के उस युवक की ताकत काफी भयानक थी, काले घुमावदार सींग वाले पिछले युवक से भी ज्यादा ताकतवर।
वान टेंग उसके द्वारा गिराए गए विशेषता बुलबुले के बारे में उत्सुक था। ब्रह्मांड क्षेत्र आत्मा 3600, धातु नक्षत्र बल 9800, हे ईशान सम्राट शारीरिक बनावट 5वां स्तर तारांकन 1500, धातु डोमेन 8वां रैंक तारांकन 1000, गोल्डन पीक रेन स्पीयर 4600, दिव्य स्तर भाला प्रतिभा 5000। अल्पविराम। एक एक करके विशेषता बुलबुले वान टेंग के शरीर में विलीन हो गए, जिससे उसकी आंखें चमक उठीं। हे ईशान शाही वंश के इस युवक के पास कुछ अच्छी चीजें थीं। ब्रह्मांड क्षेत्र आत्मा के 3600 अंक तुरंत वान टेंग की आत्मा विशेषता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा देते हैं। आत्मा 2,51,100 बटा 3 लाख ब्रह्मांड क्षेत्र। आश्चर्य की बात यह है कि इस बार ज्ञानोदय के कोई गुण नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि ये विलक्षण प्रतिभाएं अब वान टेंग को ज्ञान प्रदान नहीं कर सकतीं। कम से कम अल्पावधि में तो नहीं। अगला तारामंडल मेटल फोर्स था। 9,800 अंक काफ़ी बड़ी राशि थी। हालांकि वान टेंग की 5 मौलिक शक्तियां पहले ही पूर्ण अवस्था में पहुंच चुकी थीं। इसलिए ये नक्षत्र धातु शक्ति उसे आगे बढ़ने में मदद नहीं कर सकी, बल्कि केवल उसकी शक्ति को और अधिक सघन बना सकी। एड्स बाय पब फ्यूचर। तीसरे गुण बुलबुले के वान टेंग के शरीर में विलीन होने के बाद उसका पूरा शरीर हिल गया और एक अजीब शक्ति तुरंत बह गई, जिससे उसके शरीर में किसी प्रकार का परिवर्तन हो गया। हे ईशान सम्राट काया 5वां रैंक। ये 5वीं श्रेणी का ईशान सम्राट है। वान टेंग की आंखों में आश्चर्य का भाव झलक रहा था। काले घुमावदार सींग वाले पिछले युवक के पास केवल प्रथम श्रेणी का ईशान सम्राट शरीर था और ईशान सम्राट शरीर वाला ये युवक 5वीं श्रेणी का निकला। दोनों के बीच का अंतर काफी महत्वपूर्ण था। जैसे ही उसके शरीर का रूपांतरण पूरा हुआ, वान टेंग के मन में ज्ञान की एक झलक उभरी। वह एक पल के लिए रुक गया और फिर चौंक गया। हे ईशान सम्राट फिजिक अन्य लोगों की प्रतिभा को जब्त कर सकता है और उन्हें अपना बना सकता है। जब उसने पहले रैंक वाले ईशान सम्राट काया को प्राप्त किया था तो उसे कोई संबंधित प्रतिभा विवरण नहीं मिला था। वह केवल इतना जानता था कि ईशान सम्राट काया की शक्ति को बढ़ा सकता है, जो सामान्य योद्धाओं की पहुंच से कहीं ज्यादा है। लेकिन अब 5वें रैंक के ईशान सम्राट काया तक पहुंचने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि यह शरीर तीसरे रैंक तक पहुंचने के बाद दूसरों की प्रतिभा को जब्त कर सकता है। ये प्रतिभा सचमुच अविश्वसनीय थी। इस समय उसे अंततः समझ में आया कि हेशान रॉयल कबीले का वर्णन हमेशा अलग क्यों होता था। दूसरों की प्रतिभाओं को छीन लेने के बाद उनके स्वरूप में कुछ परिवर्तन आ जाते थे, जो उस जाति से काफी मिलते जुलते थे जिसकी प्रतिभा उन्होंने छीनी थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि काले सींग वाले युवक और हेशान शाही वंश के इस युवक की शक्ल अलग अलग थी। वान टेंग ने तो लगभग ये सोचा कि काले सींग वाला युवक कोई उत्परिवर्ती था। अब ऐसा लग रहा था कि मामला ऐसा नहीं था। काले सींग वाले युवक ने दूसरी जाति की प्रतिभाओं को अपने अंदर समाहित कर लिया था, जिसके कारण उसके सींग उग गए थे। जहां तक हेशान सम्राट काया को जागृत करने से पहले दूसरे पक्ष ने प्रतिभाओं को कैसे जब्त किया, इसे समझाना कठिन नहीं था। ईशान शाही कबीले के भीतर प्रतिभाओं को जब्त करने का एक और तरीका था, जिसमें ईशान शाही कबीले के शक्तिशाली सदस्य जब्ती करते थे और फिर उसे एक युवा सदस्य के शरीर में स्थानांतरित कर देते थे। हालांकि इस पद्धति के माध्यम से प्राप्त प्रतिभाएं निश्चित रूप से व्यक्ति के लिए उतनी उपयुक्त नहीं होती जितनी व्यक्तिगत रूप से प्राप्त प्रतिभाएं होती हैं। उनमें महत्वपूर्ण खामियां होती हैं, जिससे भविष्य में सुधार करना मुश्किल हो जाता है और उनकी एक निश्चित ऊपरी सीमा होती है। यह ऊपरी सीमा व्यक्तिगत रूप से प्राप्त प्रतिभाओं से कम थी। इसलिए हेशान शाही कबीले के भीतर केवल कम अनुकूल प्रतिभा और निम्न स्थिति वाले लोगों को ही प्रतिभा संचार की इस पद्धति के अधीन किया गया था। ये बलपूर्वक प्रतिभा प्रदान करने जैसा था, जो व्यर्थता की भावना के साथ युवा अंकुरों के विकास को गति देने के प्रयास के समान था। काले सींग वाला युवक इस पद्धति के अधीन एक ऐसा ही दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति था, जिसने बताया कि क्यों वह लंबे समय के बाद ही प्रथम श्रेणी के ईशान सम्राट के शरीर से जागा, जिससे वह ईशान शाही कबीले के युवक के साथ अतुलनीय हो गया। ओह, मैं समझ गया। तो यही उसका उद्देश्य है। वान टेंग के दिमाग में एक विचार कौंधा और वह कुछ हद तक आश्चर्यचकित हो गया। वह 5 तत्व दिव्य काया के लिए आया था। इस आदमी की भूख सचमुच बहुत बड़ी है। केंद्र में भयानक बेहेमौत। इस समय ईशान शाही कबीले की प्रतिभाओं के बारे में जानने के बाद वान टेंग को अंततः युवा ईशान शाही कबीले के सदस्य का असली उद्देश्य समझ में आ गया। ये जानते हुए भी वह दूसरे पक्ष को लाभ उठाने नहीं दे सकते थे। आखिरकार पंचतत्व दिव्य काया की असाधारण प्रकृति को देखते हुए संभवतः वर्तमान विश्व में कोई भी ऐसा नहीं था जो इसे उनसे बेहतर समझ पाता हो। यदि वह युवा ईशान शाही कबीले के सदस्य को 5 तत्व दिव्य काया प्राप्त करने की अनुमति देता है, तो ईशान शाही कबीले की खेती के साथ ये व्यक्ति निस्संदेह भविष्य में एक दुर्जेय विरोधी बन जाएगा। अब जबकि वे एक दूसरे के साथ मतभेद में थे, तो सुलह की कोई गुंजाइश नहीं थी। वह दूसरे व्यक्ति को बिना किसी कारण के ये लाभ नहीं उठाने दे सकता था।
वह 5 तत्वों से युक्त दिव्य काया वाला एकमात्र व्यक्ति होगा। हालांकि दूसरी बार सोचने पर ईशान सम्राट फिजिक की प्रतिभाओं को जब्त करने की क्षमता उसके लिए बहुत उपयोगी नहीं थी। वह सीधे प्रतिभाओं को उठा सकता था और वे दोषरहित थे। ईशान सम्राट फिजिक के माध्यम से प्राप्त संभावित रूप से दोषपूर्ण प्रतिभाओं से कहीं बेहतर थे। अपना सिर हिलाते हुए वांग टेंग ने विशेषता बोर्ड पर नजर डाली और फिर अपना ध्यान दूसरी ओर लगा लिया। हे ईशान सम्राट शारीरिक बनावट 1550,000 5वां रैंक। वर्तमान में ऐसा लग रहा था कि ईशान सम्राट काया का मुख्य लाभ उसकी काया को थोड़ा मजबूत करना था, अन्य प्रभाव वैकल्पिक थे। यदि युवा हेशान शाही कबीले के सदस्य को पता चला कि उसकी सबसे गौरवपूर्ण प्रतिभा वांग टेंग द्वारा छीन ली गई है और वह उससे घृणा भी करता है, तो वह शायद इतना क्रोधित हो जाएगा कि वह वहीं खून थूक देगा। वांग टेंग की नज़र अगले विशेषता बुलबुले पर पड़ी। 8 स्तरीय धातु डोमेन। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये कहना होगा कि यह एक सुखद आश्चर्य था। केवल उसका अग्नि डोमेन 8वें स्तर पर था। अब उसने अंततः अपने दूसरे डोमेन को 8वें स्तर तक बढ़ा दिया। धातु डोमेन 1000/8000 8वीं रैंक। वांग टेंग को इस बात पर बहुत आश्चर्य हुआ कि युवा हेशान रॉयल कबीले का सदस्य डोमेन को 8वें स्तर तक समझ सकता है। यहाँ तक कि स्टेलर अकादमियों के प्रतिभाशाली लोग भी अपने डोमेन में 8वें स्तर तक नहीं पहुँच पाए थे। इस युवा हेशान रॉयल कबीले के सदस्य ने वास्तव में कुछ उल्लेखनीय हासिल किया था। सचमुच ब्रह्मांड की शीर्ष 10 जातियों में से एक होने का हकदार। यदि उसका सामना वांग टेंग से नहीं हुआ होता तो वह युवा हेशान रॉयल कबीले का सदस्य फैंटम ड्रिफ्ट टेरिटोरियल डोमेन की प्रतिभाओं को कुचलने के लिए पर्याप्त से अधिक होता। अगली तकनीक थी युद्ध की गोल्डन पीक रेन स्पीयर। वांग टेंग का मन अंतर्दृष्टि से भरा हुआ था, जो प्रकाश की एक धारा के रूप में प्रकट हुआ जिसने तकनीक का प्रदर्शन किया। यह एक शाश्वत चरण धातु भाला तकनीक थी। वांग टेंग के मन में कई तरह की अंतर्दृष्टियां उभरीं। वे तुरंत ही आत्मसात हो गईं और उन्होंने इस शाश्वत चरण धातु भाला तकनीक को समझ लिया। गोल्डन पीक रेन स्पीयर 4600/5000 नींव। दुर्भाग्य से ये तकनीक केवल आधार स्तर तक ही पहुंची थी और यदि वांग टेंग युवा हेशान रॉयल कबीले के सदस्य के समान शक्ति को उन्मुक्त करना चाहता था तो उसे कम से कम इसे विशेष स्तर तक बढ़ाने की आवश्यकता थी। अंत में अंतिम विशेषता बुलबुले में एक प्रतिभा विशेषता थी और यह एक हथियार प्रकार की प्रतिभा थी जिसे उसने लंबे समय से नहीं देखा था। दिव्य स्तर भाला प्रतिभा। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग में मूल रूप से यह प्रतिभा थी, लेकिन अब इसे और बढ़ाया जा सकता है और वह इससे काफी प्रसन्न थे। दिव्य स्तर भाला प्रतिभा 21,000/50,000 5000 अंक के गुणमान ने इस प्रतिभा को तुरंत मजबूत कर दिया, जिससे ये कई हथियार प्रकार की प्रतिभाओं में सबसे अधिक शक्तिशाली बन गई। यहाँ तक कि इसने उनकी सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली तलवार और ब्लेड की प्रतिभा को भी पीछे छोड़ दिया। इस परिणाम ने वांग टेंग को आश्चर्यचकित कर दिया। वह आमतौर पर आक्रमण के लिए भले वाले हथियारों का इस्तेमाल करता था और उसकी अनेक युद्ध तकनीकों में से कुछ भले वाली तकनीकें भी थीं। अब उनकी भाला तकनीक उनके आक्रमण के महत्वपूर्ण साधनों में से एक बन गई थी। विशेषता बुलबुले की गिनती करने के बाद वांग टेंग को उस युवा हेशान रॉयल कबीले के सदस्य को पकड़ने के लिए और भी अधिक प्रेरणा महसूस हुई। इस मोटी भीड़ को निश्चित रूप से आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता था। उसे पकड़ना था और उससे अधिकतम लाभ उठाना था। यह उस व्यक्ति का बदला लेने के बारे में नहीं था जिसे उसके सामने पकड़ा गया था। ये केवल अवसर का लाभ उठाने के बारे में था। गुफा से गुजरते समय वांग टेंग की गति बढ़ गई। वांग टेंग, आपको क्या लगता है कि उसने गुइजांग जू का अपहरण क्यों किया? राउंड बॉल ने अचानक उत्सुकता से पूछा। शुरू में उसका इरादा गुइजांग यान को पकड़ने का था, लेकिन जब वह विफल हो गया तो उसने गुइजांग जू को चुना। स्पष्ट रूप से ये गुइजांग परिवार की रक्तरेखा से संबंधित है। वांग टेंग ने अपनी आंखों में चमक के साथ समझाया। रक्तरेखा? राउंड बॉल ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, मैं मानता हूं कि जब गुइजांग यान ने अभी अभी अपने वंश की शक्ति को सक्रिय किया तो इसने इस अग्नि तत्व पर्वत के भीतर कुछ बल को सक्रिय कर दिया, जिसने उस युवा हेशान शाही कबीले के सदस्य का ध्यान आकर्षित किया। वांग टेंग ने आगे कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। तो तुम्हारा मतलब है कि वह इस वंश का उपयोग अग्नि तत्व पर्वत के मूल को खोजने के लिए करना चाहता है? राउंड बॉल ने तुरंत स्थिति को समझ लिया। हाँ, वांग टेंग ने बिना कुछ विस्तार से बताए सिर हिला दिया और अपनी गति को अधिकतम करने पर ध्यान केंद्रित किया। गुइजांग जू को जल्द से जल्द ढूंढना बेहतर था, अन्यथा अगर उसे कुछ हो गया तो वह अपना मिशन पूरा करने में विफल हो सकता था। वह हेशान रॉयल कबीले के आदमी को अपना व्यवसाय बर्बाद करने की इजाज़त नहीं दे सकता था। इस समय वांग टेंग ने एक पल के लिए सोचा, फिर अपने हाथ की एक बड़ी लहर के साथ उसने अपने सामने ब्रह्मांड चरण मूल जानवर कोर को हटा दिया, इसे स्वर्ग चरण मूल जानवर कोर के साथ बदल दिया और उसकी गति तुरंत काफ़ी बढ़ गई। हालांकि वह कुछ अफसोस महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। आखिरकार उसके हाथों में कई स्वर्ग मंच मूल जानवर कोर नहीं थे।
एक का उपयोग करने का मतलब था एक कम होना। यदि उसे पहले पता होता तो वह गुइज़ांग ज्ञान से कुछ स्वर्ग स्तर मूल जानवर को छीन लेता। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया और अपनी गति बढ़ा दी। गर्जन, एक दहाड़ गूंजी और मूल जानवरों का एक समूह सामने आ गया। वांग टेंग बिना घबराए तुरंत ही मूल जानवरों के समूह में घुस गया और तबाही मचा दी। उसका मूल पशु क्लोन भी जारी किया गया, जिससे उसकी शिकार करने की गति में काफ़ी वृद्धि हुई। एक दिन पलक झपकते ही बीत गया। वांग टेंग को यह याद नहीं रहा कि वह कितनी दूर चला गया था। वह एक गुफा के द्वार पर खड़ा था और थोड़ी देर आराम करने के लिए रुका। राउंड बॉल, आपकी गणना के अनुसार हम अभी कहाँ हैं? वांग टेंग ने पूछा। हमने लगभग 4/5 दूरी तय कर ली है। हम इस अग्नि तत्व पर्वत के केंद्र से ज़्यादा दूर नहीं हैं, राउंड बॉल ने उत्तर दिया। तो हम पहले ही 4/5वें हिस्से की दूरी तय कर चुके हैं। वांग टेंग की आंखों में चमक आ गई। उसने थोड़ी देर आराम किया और फिर अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी। हमें जल्दी करनी चाहिए। हेईशान रॉयल कबीले के उस आदमी से पहले केंद्र तक पहुंचना सबसे अच्छा होगा। इस यात्रा के दौरान वांग टेंग ने कई और स्वर्ग स्तरीय मूल जानवर कोर प्राप्त किए, जिससे उन्हें मार्गदर्शन प्राप्त करना जारी रखने में मदद मिली। एक बार फिर समय बीत गया। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे। इस बीच वांग टेंग को कई मूल जानवर समूहों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने उन पर हमला नहीं किया। आश्चर्य की बात यह है कि इन मूल पशु समूहों में ब्रह्मांड स्तर के मूल पशु शामिल थे। भले ही वांग टेंग शक्तिशाली था, लेकिन ब्रह्मांड चरण मूल जानवरों का सामना करना बेहद मुश्किल था। उसे ब्रह्मांड चरण मूल जानवर को हराने के लिए अपनी सभी छिपी हुई तकनीकों का इस्तेमाल करना पड़ा। हालांकि सफलता की कोई गारंटी नहीं थी, इसलिए ऐसी परिस्थितियों में वांग टेंग इतना मूर्ख नहीं होगा कि वह उन ब्रह्मांड स्तर के मूल जानवरों को भड़का दे। सौभाग्य से वह अपने मूल जानवर क्लोन का उपयोग करके स्वयं को मूल जानवर के रूप में छिपाने में सक्षम था और चुपके से आगे बढ़ रहा था। इस समय उसने एक भालू जैसा मूल जानवर 3 से 4 मीटर लंबा अपने भीतर छिपा लिया। फिर वह मूल जानवरों के एक समूह में प्रवेश कर गया। मूल जानवरों को उसमें कुछ भी असामान्य नहीं लगा, इसलिए उन्होंने उसे चुपचाप निकल जाने दिया। यहाँ तक कि विशालकाय ब्रह्मांड मंच मूल जानवर, जो एक बड़े बाज जैसा दिखता था, केंद्रीय स्थान पर बैठा था, उसने भी उसकी ओर देखा, लेकिन अधिक ध्यान नहीं दिया। वांग टेंग ने राहत की सांस ली और सावधानी से आगे बढ़ता रहा। गर्जन, एक भालू जैसा दिखने वाला जानवर जो वांग टेंग से नाराज था, सीधे उस पर टूट पड़ा। वांग टेंग को थोड़ा आश्चर्य हुआ। वह कुछ अवाक महसूस कर रहा था। वह अच्छा व्यवहार कर रहा था, फिर भी यह मूल जानवर उसे उकसाने के लिए आया था। जाहिर है किसी ने सोचा था कि वह एक आसान लक्ष्य था। इस स्थिति में वांग टेंग के पास इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसे कार्रवाई करनी पड़ी। ये भालू जैसा मूल जानवर जो उसकी ओर दौड़ रहा था, वह भी एक स्वर्ग मंच का जानवर था। वांग टेंग ने पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपने भालू के पंजे पर 8वें दर्जे के डोमेन की शक्ति को संघनित किया और भयंकर रूप से आगे बढ़े। धमाका! भालू जैसा मूल जानवर 100 मीटर की दूरी पर ही एक विशाल सुनहरे तार के निशान से जमीन पर पटक दिया गया और फोर्स मीटलोफ के एक टुकड़े में बदल गया। दहाड़! वांग टेंग ने मूल जानवर क्लोन को दहाड़ने के लिए नियंत्रित किया। मतलब साफ था, मुझसे पंगा मत लेना। ये दृश्य देखकर कई ब्रह्मांड मंच मूल जानवर पीछे हट गए, जिससे वांग टेंग के गुजरने के लिए रास्ता बन गया। वांग टेंग ने एक भालू का सिर उठाया और आगे की ओर बढ़ा। इस बार सब कुछ सुचारू रूप से चला और कोई भी मूल जानवर फिर से उस पर हमला नहीं कर सका। आखिरकार ब्रह्मांड मंच प्राणी के साथ मूल जानवरों के ऐसे समूह में भी बहुत से स्वर्ग मंच मूल जानवर नहीं थे। अन्य स्वर्ग मंच मूल जानवर अपेक्षाकृत दूर थे और वे अपने अपने काम में लगे हुए अपनी गलियों में ही रहे। अब चूंकि भालू जैसा मूल जानवर वांग टेंग से पराजित हो चुका था, इसलिए उन्होंने उसे नया नेता मान लिया और उसके करीब भी नहीं आए। वांग टेंग एक गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, अंदर चले गए और फिर मूल जानवरों के समूह को पीछे छोड़कर तेजी से भाग गए। ये दिन प्रतिदिन गर्म होता जा रहा है। वांग टेंग ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। भले ही उसने नेदर फ्रॉस्ट का इस्तेमाल किया था, लेकिन वह अपने आसपास के तापमान को लगातार बढ़ता हुआ महसूस कर सकता था। पहले की तुलना में यहाँ तापमान में वृद्धि अधिक स्पष्ट थी, जो हर कुछ किलोमीटर पर काफ़ी बढ़ रही थी। आसपास का स्थान थोड़ा विकृत लग रहा था। ये घटना आमतौर पर तब होती है जब तापमान एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाता है। ऐसा लगता है कि हम वास्तव में मूल के करीब पहुंच रहे हैं, वांग टेंग ने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा, चिंता से अधिक उत्साह महसूस करते हुए। उनके लिए बढ़ते तापमान से कोई खास खतरा नहीं था। चाहे तापमान कितना भी बढ़ जाए, वह दिव्य ज्वालाओं से आगे नहीं बढ़ सकता था। भले ही नीदर फ्रॉस्ट इसका सामना न कर सके, फिर भी उसके पास सींग रहित बर्फ ड्रैगन मोती था, जिससे वह उच्च तापमान से पूरी तरह से निडर था। तथापि
7 या 8 घंटे के बाद वांग टेंग रुका, अपने माथे से पसीना पोंछा और आसपास के उच्च तापमान से खुद को बचाने के लिए सींग रहित आइस ड्रैगन पल निकाला। सचमुच, यह इतना गर्म कैसे हो सकता है? वांग टेंग कुछ अवाक रह गया। मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि तुम सींग रहित बर्फीले ड्रैगन पल का उपयोग करो, लेकिन तुमने नेदर फ्रॉस्ट का उपयोग करने पर जोर दिया, राउंड बॉल ने चिढ़ाते हुए कहा। ठीक है, मैं मानता हूं कि यह मेरी ओर से एक गलती थी, वांग टेंग ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। सच तो यह है कि वह दिव्य ज्वालाओं का उपयोग बाहरी तापमान को अलग करने के लिए भी कर सकता था। हालांकि उसकी तुलना में सींग रहित बर्फ ड्रैगन मोती अधिक आरामदायक था। वांग टेंग आगे बढ़ता रहा। वांग टेंग, क्या तुमने देखा है कि यहाँ चारों ओर शांति हो गई है? यहाँ एक भी मूल जानवर नजर नहीं आता, राउंड बॉल ने टिप्पणी की। हाँ, मैंने पिछले 3 घंटों से कोई भी मूल जानवर नहीं देखा है। वांग टेंग ने रुककर सिर हिलाया और सतर्कता से चारों ओर देखा। आसपास का वातावरण असामान्य रूप से शांत था। प्रत्येक गुफा से गर्म हवा की धाराएं निकल रही थीं, जैसे कोई विशालकाय जानवर सांस छोड़ रहा हो। फिर भी इन वायु धाराओं के प्रवाह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो गुफाएं किसी भी शोर को सोख लेती हैं। जमीन पर वांग टेंग के कदम खामोश थे और उसने अपनी सांस पूरी तरह से रोक रखी थी। यहाँ तक कि मूल जानवरों के लिए भी उसकी उपस्थिति का पता लगाना मुश्किल होगा। इसके साथ ही उन्होंने अपनी असली आंख को सक्रिय कर दिया और प्रत्येक गुफा की जांच करने लगे। स्वर्ग मंच मूल जानवर कोर आगे एक गुफा चुना और उसमें उड़ गया। वांग टेंग भी उसका पीछा करने वाला था। हालांकि अगले ही पल उसने अचानक अपने कदम रोक दिए। अग्नि तत्व पर्वत के भीतर वांग टेंग की असली आंख की सीमा सीमित थी। मूल जानवर का कोर मूल रूप से उसकी दृष्टि की रेखा के भीतर था। फिर भी ये पलक झपकते ही गायब हो गया। अग्नि तत्व पर्वत में प्रवेश करने के बाद ये पहली बार था जब वांग टेंग को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा था। एक क्षण में ही वह स्वर्ग स्तर का मूल पशु केंद्र से लुप्त हो गया, मानो उसे निगल लिया गया हो। अग्नि तत्व पर्वत के भीतर वांग टेंग की असली आंख की सीमा सीमित थी। मूल जानवर का कोर मूल रूप से उसकी दृष्टि की रेखा के भीतर था। फिर भी ये पलक झपकते ही गायब हो गया। अग्नि तत्व पर्वत में प्रवेश करने के बाद ये पहली बार था जब वांग टेंग को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा था। उसके चेहरे पर थोड़ी गंभीरता आ गई और उसने आसपास के माहौल को ध्यान से देखा। फिर वह धीरे धीरे वहीं गायब हो गया। अंतरिक्ष छिपाव। इस समय उसने छिपने का अपना सबसे गुप्त तरीका अपनाया। जब से उसने छाया किले से ब्लैक शैडो स्क्रिप्चर हासिल किया था, तब से वह अपनी आभा को पूरी तरह से छुपाने के लिए लगातार इस तकनीक का उपयोग कर रहा था। हालांकि वांग टेंग को लगा कि यह पर्याप्त नहीं था। एक पल के लिए विचार करने के बाद उसने छाया शक्ति को सक्रिय किया, एक ऐसी शक्ति जिसका उसने अब तक उपयोग नहीं किया था। उसकी छाया शक्ति केवल प्रथम श्रेणी में थी और काफी सीमित थी, लेकिन जैसे ही उसने उसे ढक लिया, वांग टेंग छाया के साथ सहजता से घुल मिल गया तथा सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत प्रदान की। सुरक्षा के 3 स्तरों से संतुष्ट होकर वांग टेंग ने सिर हिलाया और सावधानी से उस गुफा में कदम रखा जहां मूल जानवर का केंद्र गायब हो गया था। वह वर्तमान में अंतरिक्ष की दरारों में घूम रहा था। हालांकि ब्रह्मांड स्तर के मूल जानवर अंतरिक्ष को बंद कर सकते थे, इसलिए उसके तरीके पूरी तरह से सुरक्षित नहीं थे। सावधानी से आगे बढ़ते हुए वांग टेंग गुफा में दाखिल हुआ। गुफा में आग की तरह लाल रंग की चमक थी और तापमान अप्रत्याशित रूप से बहुत अधिक था, जिससे सींग रहित बर्फीले ड्रैगन मोती की प्रभावशीलता भी कम हो गई थी। बिना किसी खतरे का सामना किए कुछ किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद भी वांग टेंग सतर्क रहे। इस समय ऐसा लग रहा था कि गुफा अपने अंत पर पहुंच गई है और आगे निकास दिखाई दे रहा है। वांग टेंग सावधानी से आगे बढ़ा। जब उसने ऐसा किया तो उसने अपनी असली आंख से एक अत्यंत चमकदार लाल चमक देखी। भाड़ में जाओ, वह प्रकाश की चमक को देखकर अनायास ही कोसने से खुद को नहीं रोक सका, जिससे वह लगभग अंधा हो गया। चमक इतनी तीव्र थी कि उसकी आंखें लगभग जल गईं। उसकी आंखों में रक्तवर्ण रेखाएं दिखाई देने लगीं, जो पूरी आंखों की पुतलियों तक फैल गईं, जिससे वे भयावह रूप से भयावह लगने लगीं। वांग टेंग ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं और असली आंख को निष्क्रिय कर दिया। अब वह और देखने की हिम्मत नहीं कर सका। यदि उसने ऐसा किया तो उसकी आंखें सचमुच क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। वांग टेंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को आंखों के गड्ढों में प्रवाहित होने दिया, जिससे जलन शांत हो गई। धीरे धीरे उसने फिर से अपनी आंखें खोलीं। आखिर यह क्या है? बाहर निकलने की ओर देखते हुए उसका चेहरा बहुत गंभीर हो गया। उसके चेहरे पर थोड़ी झिझक दिखाई दी। क्या उसे वह निकास पार करना चाहिए? वह इस बात को लेकर निश्चित नहीं था कि दूसरी तरफ क्या है। अगर कोई खतरा हो तो क्या होगा? फिर भी इतनी दूर आने के बाद अब पीछे लौटना व्यर्थ होगा। वांग टेंग ने सिर हिलाकर व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। बिना किसी हिचकिचाहट के वह बाहर निकलने की ओर बढ़ गया और जल्दी से प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। अंदर झांककर वह अपनी आंखें चौड़ी किए बिना नहीं रह सका।
उसके सामने एक विशाल स्थान खुल गया। हालांकि यह प्रभावशाली था, लेकिन यह अपने आप में उसे आश्चर्यचकित नहीं करता। हालांकि इस विशाल स्थान के भीतर एक विचित्र और विशालकाय राक्षसी जानवर हवा में तैर रहा था। उस प्राणी से निकले हुए अनेक लाल स्पर्शिक आसपास की चट्टानी दीवारों से इस प्रकार जुड़े हुए थे, मानो वे संपूर्ण अग्नि तत्व पर्वत से जटिल रूप से जुड़े हुए हों। उस भयानक जानवर के नीचे अथाह गहराई का एक गर्त था।